सभी लोग आगे यूनिट नंबर 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंसिडरेशन निकाला सबने? ठीक है, राइट बच्चों। सी मैं आपको क्या क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ओके, अभी हम लोग क्या रिवाइज कर रहे हैं? वी आर नाउ गोइंग टू रिवाइज यूनिट नंबर 2 जिसका नाम क्या है? कंसिडरेशन। ठीक है, अच्छा वैसे क्वेश्चन पूछा है, देखो आपको आंसर आता है क्या? कंसिडरेशन का जो डेफिनेशन है ना, उसका सेक्शन पता है? सेक्शन 2D, सेक्शन 2D ऐसे याद रख सकते हो। देखो डी मतलब देना लेना, देना लेना मतलब कंसिडरेशन। ठीक है, अच्छा कंसिडरेशन क्या ना, मैं आपको डायरेक्टली रूल्स बता रहा हूं। वैसे कंसिडरेशन को शॉर्ट में उसका एक लैटिन मैगजीम है, क्या है लैटिन मैगजीम? कंसिडरेशन के लिए एक लैटिन मैगजीम है जिसको हम लोग बोलते हैं क्विड प्रो क्यो। व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्विड प्रो क्यो? समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, दो लोगों का जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो ना कुछ एक्सचेंज होना चाहिए, देयर मस्ट बी समथिंग इन रिटर्न, तभी जाके वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। सही है? ठीक है बच्चों, कंसिडरेशन का एक लंबा डेफिनेशन है। ठीक है, वो डेफिनेशन मैं थोड़े टाइम के बाद बताता हूं। अभी ना वो डेफिनेशन को स्प्लिट करके उसके कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, कंसिडरेशन के पॉइंट्स में सबसे फर्स्ट पॉइंट मैं आपको थोड़ा सा लिख के बता रहा हूं। यूनिट छोटा है इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं। ओके, सो कंसिडरेशन का फर्स्ट पॉइंट है दैट कंसिडरेशन इट मस्ट ऑलवेज मूव एट द डिजायर ऑफ, बोलो एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। कंसिडरेशन किसके इच्छा से होना चाहिए? प्रोमिसर की इच्छा से होना चाहिए। बिफोर वी डिस्कस दिस पॉइंट, मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको है ना ये दो टर्म्स का मतलब पता है। क्या आपको पता है प्रोमिसर कौन है और प्रोमिसी कौन है? पता है क्या बच्चों? बहुत सिंपल है यार। ठीक है, जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन को फिक्स करता है, डिसाइड करता है, उसको प्रोमिसर बोलना है। फिर से बता रहा हूं, जो भी पर्सन ने, दो लोगों में कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, जिसने भी कंसिडरेशन को फिक्स कर दिया उसको प्रोमिसर बोलेंगे। एग्जाम्पल, अभी अपना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, आप लोग हमें फीस पे कर रहे हैं, बट ये बताओ फीस कितना पे करना है, ये नंबर किसने डिसाइड किया? हम लोगों ने, आपने? हम लोगों ने डिसाइड किया। मतलब क्लासेस वाले डिसाइड कर रहे हैं कि फीस कितना होगा। इट मींस क्लासेस वाले जो है ना वो हो गए प्रोमिसर और स्टूडेंट क्या बन गया? प्रोमिसी। ठीक है, अगर मैं कोई होटल में जाता हूं तो बच्चों होटल में कौन सी चीज का प्राइस क्या होगा ये डिसाइड होटल वाला कर रहा है या कस्टमर करता है? होटल वाला। तो होटल वाला क्या हो गया? प्रोमिसर। सो रिमेंबर दिस वेरी सिंपल बेसिक पॉइंट, जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन को फिक्स करता है, जो कंसिडरेशन के टर्म्स को फिक्स कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोमिसर। ठीक है, पॉइंट क्या है कंसिडरेशन का? फर्स्ट पॉइंट है कि कंसिडरेशन हमेशा किसके डिजायर से होना चाहिए? प्रोमिसर के। ठीक है, नाउ लेट मी गिव यू सिंपल एग्जांपल, इसका आंसर आपको आ रहा है तो देखो। ठीक है बच्चों, दो लोगों में सिंपल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ए एंड बी। ठीक है, ए बी को बोलता है कि उसको घर बेचना है, ठीक है, और घर बेचना है 30 लाख रुपीस में। ठीक है, ए ने बी को पूछा आई वॉन्ट टू सेल माई हाउस टू यू, विल यू बाय फॉर ₹30 लाख। ठीक है, वापस देख लो अच्छे से, ऑफर किसने दिया? ए ने। क्या बोल रहे हो? घर उसको सेल करना है, कितने में? 30 लाख में। ओके बच्चों, अभी बी रिटर्न में क्या आंसर दे रहा है? केयरफुल लेना और आंसर आप लोगों से चाहिए मेरे को। ठीक है, बी बोलता है यार 30 लाख बहुत ज्यादा है, मैं ना 20 लाख देने के लिए रेडी हूं। बी ने यहां पे क्या बोला? आई एम रेडी टू पे ओनली 20 लाख। बी 20 लाख रुपए देने के लिए रेडी है, तो बच्चों यहां पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा क्या? कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। रीजन? सर ये तो काउंटर ऑफर हो गया। बी ने यहां पे क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दिया, तो यहां पे एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। दैट इज ओके, वो तो पता है सबको, वो तो पहले ही सिखा दिया है। बट यहां पे कंसिडरेशन के एंगल से एक पॉइंट बता रहा हूं। कैन यू टेल मी ये पूरे एग्जाम्पल में प्रोमिसर कौन है? बच्चों प्रोमिसर कौन होता है? जो भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन के टर्म्स को स्टार्टिंग में फिक्स करता है उसको प्रोमिसर बोलते हैं। घर की कीमत किसने बोली 30 लाख? ए ने। तो ए क्या हो गया? प्रोमिसर। अगर ए को हम लोग प्रोमिसर बोल रहे हैं तो कंसिडरेशन जो इसने बोला है वो ही एक्सेप्ट करना चाहिए सामने वाला, क्योंकि लाइन पे तो क्या लिखा है? इट मस्ट ऑलवेज मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। क्या होगा अगर कंसिडरेशन प्रोमिसर के डिजायर से मूव नहीं होता है? तो अगर कंसिडरेशन जैसे प्रोमिसर ने बोला है वैसे एक्सेप्ट नहीं होता है, मतलब काउंटर ऑफर हो जाएगा। और हमें पता है काउंटर ऑफर वैलिड होता है क्या? नहीं। इसलिए सेंटेंस यूज किया गया है दैट कंसिडरेशन
मस्ट ऑलवेज मूव एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। इनडायरेक्टली कौन से पॉइंट का एक्सप्लेन कर रहा है? काउंटर ऑफर। ये बोल रहा है अगर प्रॉमिसर के हिसाब से नहीं हुआ है मतलब प्रॉमिसी ने पलट के कुछ बोला है, अगर प्रॉमिसी कुछ पलट के बोलता है मतलब वो क्या हो गया? काउंटर ऑफर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, तो कंसिडरेशन का फर्स्ट पॉइंट क्या है? कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। इजी है, ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट बच्चों, कंसिडरेशन जो होता है ना, इट कैन मूव फ्रॉम promisee, it can move from promisee or any other person, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूं, सोचना और आंसर करना, ठीक है बच्चों। इमेजिन करो कि टीचर और स्टूडेंट का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। किसका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? टीचर और स्टूडेंट का। टीचर प्रॉमिस करता है स्टूडेंट को कि मैथ्स पढ़ाएगा और रिटर्न में वो फीस उसे चार्ज करे से ₹10,000। सो दिस इज सिंपल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। कैन यू टेल मी? थोड़ा सोच के बोलो, अगर टीचर और स्टूडेंट का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, टीचर ने स्टूडेंट को बोला मैं तेरे को मैथ्स पढ़ाऊंगा, रिटर्न में तेरे को 10,000 रुपए फीस देना होगा, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिसर कौन है? टीचर है। क्यों लग रहा है? क्योंकि फीस किसने फिक्स किया है? टीचर ने। तो हम लोग टीचर को क्या बोलेंगे? प्रॉमिसर। सो टीचर हियर इज प्रॉमिसर और स्टूडेंट क्या बन जाएगा? प्रॉमिसी बन जाएगा, राइट, ठीक है बच्चों। एक क्वेश्चन का आंसर करो, अगर टीचर और स्टूडेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ना फीस क्या स्टूडेंट का फादर पे कर सकता है? स्टूडेंट का फादर भी पे कर सकता है। अच्छा, सपोज यहां पे स्टूडेंट की जगह स्टूडेंट का फादर पे कर रहा है, स्टूडेंट का फादर ये फीस को पे करता है, चलेगा क्या? अरे टीचर को तो फीस से मतलब यार, कोई भी दे दो। सपोज अगर टीचर ने स्टूडेंट के फादर से फीस ले लिया, क्या वो अलग से और फीस मांगेगा स्टूडेंट से ये बोल के कि अरे तूने तो दिया ही नहीं? ऐसा नहीं चलेगा। वही पॉइंट है। ऐसा अगर होगा तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा बच्चों, बट अफसोस मैं अमीर नहीं हूं और ये पॉइंट क्या लिखा पड़ता है, ठीक है। कंसिडरेशन कैन मूव फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। बात बड़ी सिंपल है, प्रॉमिसी पैसा देगा तो भी चलेगा, प्रॉमिसी की जगह कोई और पैसा देगा तो भी चलेगा। सही है क्या? ठीक है, मतलब ऐसा हो सकता है क्या जिसने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया वो भी कंसिडरेशन दे रहा है? बिल्कुल, ठीक है बच्चों। जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में पार्ट नहीं ले रहा है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। बताओ, जो पर्सन स्ट्रेंजर है कॉन्ट्रैक्ट को, क्या वो पैसे पे करेगा तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा, ठीक है ओके। सपोज मैं कोई होटल गया, मैं कुछ खा लेता हूं, खाने को मेरा दोस्त मिल जाता है वहां पे, मेरा दोस्त बिल भर रहा है, अरे स्वप्निल बहुत दिन हो गए मैं तेरा बिल भर देता हूं, ऐसा बोल के उसने मेरा बिल भर दिया, चलेगा? कॉन्ट्रैक्ट मेरा होटल का है, कोई तीसरा पे कर रहा है, चलेगा? अरे बहुत अच्छा लगता है कोई और पे करता है तो बिल, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। वही पॉइंट है, इट कैन मूव फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। फर्स्ट पॉइंट क्या है? कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, प्रॉमिसर की इच्छा से होना चाहिए। और सेकंड पॉइंट क्या है? इट कैन मूव फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। कोई स्ट्रेंजर जो है कॉन्ट्रैक्ट को वो भी अगर पेमेंट करेगा तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, राइट बच्चों। फर्स्ट पॉइंट था कंसिडरेशन प्रॉमिसर के हिसाब से होना चाहिए। सेकंड पॉइंट था कंसिडरेशन प्रॉमिसी या उसके जगह कोई और भी पे कर सकता है। अच्छा, नाउ थर्ड पॉइंट, कंसिडरेशन कैन बी फॉर एनी एक्ट और इट कैन ऑल्सो बी फॉर एनी एब्स्टिनेंस। कोई बताएगा क्या एक्ट मतलब क्या? कभी कभी नहीं, बहुत बार हम लोग ऐसे देखते हैं कि कुछ काम करने का ही पैसा मिलता है, ठीक है। आप मेरे को फीस क्यों पे कर रहे हो? क्योंकि मैंने पढ़ा है, ऑब्वियसली फ्री में कोई कुछ भी नहीं देता है, ठीक है बच्चों। जालिम दुनिया है, देयर आर नो फ्री लंचेस। अगर मैं कुछ करूंगा तो ही मेरे को कुछ मिलेगा, सही बात है, ठीक है। तो कुछ काम करने का ही पैसा मिलता है, मैक्सिमम केसेस में ही होता है। बट कभी कभी यह भी हो सकता है कि कुछ काम नहीं करने का पैसा मिल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं एब्स्टिनेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ए वर्सेस बी, इन दोनों का कुछ झगड़ा चल रहा है, इन दोनों का झगड़ा चलता है कोर्ट में, ठीक है। और बी का जो एडवोकेट है ना वो बहुत ही सही एडवोकेट है, मतलब बी एक ऐसे एडवोकेट को अपॉइंट करने वाला है जिसने अभी तक एक भी केस नहीं हारा है। तो जैसे ए को ये बात पता चलती है, ए इस एडवोकेट को पैसे देके बोलता है कि आप प्लीज बी का केस मत लड़ना। मतलब यहां पे आप ध्यान से सुनना, ए ने एडवोकेट को पैसे दिए क्या करने के लिए? केस नहीं लड़ने के लिए।
मतलब यहां पे कुछ काम करने का पैसा मिल रहा है, काम नहीं करने का पैसा मिल रहा है, काम नहीं करने का पैसा मिल रहा है, इसको क्या बोलेंगे? इसको एब्सटिनेंस बोलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है वो डिस्कस नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूं एब्सटिनेंस का मीनिंग क्या है। कंसिडरेशन कुछ काम के लिए होता है तो उसको एक्ट बोलते हैं, कंसिडरेशन कुछ काम नहीं करने के लिए होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सटिनेंस। अभी तक कितने पॉइंट्स बताए? 3। फर्स्ट पॉइंट क्या था? कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। सेकंड पॉइंट, कंसिडरेशन may move from promisee or any other person. Third point, consideration can be for act, it can also be for abstinence. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये है बच्चों नंबर 4 कि कंसिडरेशन जो है ना, कंसिडरेशन जो है ना, ठीक है, ये पास्ट भी रह सकता है, प्रेजेंट भी रह सकता है और फ्यूचर भी रह सकता है। ठीक है, ये क्या है? पास्ट भी रह सकता है, प्रेजेंट भी रह सकता है, फ्यूचर भी रह सकता है। बच्चों एक क्वेश्चन का आंसर करना, ऐसा हो सकता है क्या कि 15 दिन पहले मैंने किसी को पैसे दिए और चीज मेरे को आज मिल रही है? हो सकता है। अगर मैंने 15 दिन पहले पैसे दे दिए मतलब मैंने कंसिडरेशन दे दिया क्या? तो मेरा कंसिडरेशन क्या होगा? पास्ट। ठीक है, और मेरे को चीज आज मिल रही है, बराबर? तो मतलब मैंने अगर पहले कुछ काम कर दिया है तो मेरा कंसिडरेशन बन जाएगा पास्ट कंसिडरेशन। इजी है। ठीक है बच्चों, अभी आजकल ना अगर आपको कोई भी कार खरीदना है ना तो कार खरीदने के लिए बहुत एडवांस बुकिंग करना पड़ता है। अगर कोई कार मेरे को खरीदना है तो मैंने पहले पेमेंट कर दिया है तो मेरा कंसिडरेशन क्या हो गया? पास्ट। मेरे को चीज बहुत लेट मिल रही है बट मैंने पेमेंट तो पहले ही कर दिया। सही है? ठीक है, नाउ नेक्स्ट फ्यूचर बता दो पहले। बच्चों ऐसा हो सकता है कि अमेजॉन से आज मैंने ऑनलाइन कोई चीज खरीदी है, कोई बताएगा थोड़ा दिमाग लगा के, आज अगर मैं अमेजॉन से ऑनलाइन कोई चीज मंगाता हूं तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? इसको ई कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, जो हमारा रिवीजन भी हुआ है फर्स्ट यूनिट में। ई कॉन्ट्रैक्ट पता है ना, भूलो मत, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, नया टर्म है। ओके, तो ये ई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बराबर? आज अमेजॉन से मैंने कोई चीज मंगाई है, अभी अमेजॉन का मेरे को मैसेज आया कि ये चीज आपके घर पे डिलीवर होगी 10 दिन के बाद। 10 दिन के बाद मतलब क्या है? फ्यूचर कंसिडरेशन हो गया। अगर कोई चीज मेरे को बहुत लेट मिल रही है तो वो उनका कंसिडरेशन जो मेरे को मिल रहा है दैट इज फ्यूचर। सही है? ठीक है, ओके। अच्छा बच्चों, प्रेजेंट कंसिडरेशन एग्जांपल, कोई स्टेशनरी के दुकान पे गया, 10 रुपए दिए, एक पेन परचेज कर लिया, तभी के तभी, ये कौन सा कंसिडरेशन है? प्रेजेंट। जो कंसिडरेशन, जो कॉन्ट्रैक्ट आप तभी के तभी इंस्टेंटली करते हो उसको प्रेजेंट कंसिडरेशन बोलते हैं। ठीक है, कोई होटल गया, कुछ खा लिया, पेमेंट तभी कर दिया, कौन सा कंसिडरेशन है? प्रेजेंट। सही है? जो इंस्टेंटली होता है ना, जहां पे ज्यादा टाइम गैप नहीं होता है दोनों के परफॉर्मेंस में, वहां प्रेजेंट कंसिडरेशन होता है। ठीक है, अगर मैं कोई पिक्चर देखने जा रहा हूं और मैं तभी टिकट निकाला और तभी पिक्चर देख रहा हूं, ये कौन सा कंसिडरेशन है? प्रेजेंट। इज इट इजी? तो कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, अभी तक 4 पॉइंट्स बताए। फर्स्ट पॉइंट क्या है? कंसिडरेशन प्रोमिसोर के डिजायर से मूव होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, कंसिडरेशन प्रोमिसी या उसके जगह कोई स्ट्रेंजर भी दे सकता है। थर्ड पॉइंट, कंसिडरेशन कुछ काम के लिए हो सकता है, एक्ट के लिए, एब्स्टिनेंस के लिए भी हो सकता है। फोर्थ पॉइंट, कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हो, आपको आंसर करने आना चाहिए। ठीक है, फ्यूचर कंसिडरेशन के लिए कोई वर्ड है क्या? फ्यूचर कंसिडरेशन को क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटरी। और पास्ट को एग्जीक्यूटेड। तो कंसिडरेशन एग्जीक्यूटेड भी हो सकता है या एग्जीक्यूटरी भी हो सकता है या प्रेजेंट भी हो सकता है। इजी है? ठीक है, राइट बच्चों। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने अभी आपको जो बताया ना, मैंने एक्चुअली डेफिनेशन को स्प्लिट करके बताया। डेफिनेशन का सेक्शन 2D। डेफिनेशन जो ना बच्चों, आपको एग्जाम में डेफिनेशंस लर्न करके जाना, मैं बार बार बता रहा हूं, डेफिनेशंस में कोई खिलवाड़ नहीं चाहिए, लर्न करके जाओ। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, promises to do or abstain from doing anything, any such act or abstinence or promise is called as consideration for the promise. सही है? ये लर्न का होगा। अगर आपको 4 पॉइंट्स दिमाग में है ना, यू कैन राइट डाउन योर ओन डेफिनेशन। जरूरी नहीं जैसे कैसे लाने जाना चाहिए, मेरे को लर्न क्योंकि बहुत साल से पढ़ा रहा हूं, तुम लोगों को भी लर्न हो जाएगा, वैसे कुछ बात नहीं है। ठीक है, सेक्शन ढंग से लिखो और ये 4 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करना है, यू आर गुड टू गो।
बराबर है, ठीक है। अच्छा बच्चों, अभी इसमें कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स भी है जो मैं अभी आपको डिस्कस करके बता रहा हूं। कंसिडरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंसिडरेशन जो है बच्चों, इट मस्ट नॉट बी, बच्चों बताओ आपको ये पॉइंट याद आ रहा है क्या? कंसिडरेशन कौन से चीज के लिए नहीं होना चाहिए? जो आपकी लीगल ड्यूटी है। इट मस्ट नॉट बी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ लीगल ड्यूटीज। ध्यान से देखो तो आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। कंसिडरेशन लीगल ड्यूटीज के लिए नहीं होना चाहिए, बराबर। इस पॉइंट का मीनिंग क्या है? अभी देखो आपको एक सिंपल चीज बता रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड, ओके बच्चों। अगर सपोज मैं कोई होटल में जाता हूं, ठीक है, होटल में खाना खा लिया, वेटर को टिप देना जरूरी है क्या? क्यों नहीं यार? वेटर ने मेरे को सर्विसेज दिए, उसने खाना लाके दिया टेबल तक, उसने खाना सर्व किया, तो वेटर को टिप देना चाहिए ना? नहीं, क्यों नहीं? ऑलरेडी वेटर को उसके काम के लिए सैलरी मिल रहा है, तो वेटर का वो काम करना उसकी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। जो काम करना आपकी जिम्मेदारी है, आपको उस काम का पेमेंट अलग से नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, देना जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वेटर को टिप देते नहीं है, वेटर गुस्से में दिखता है, फिर चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वेटर को टिप देना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इनफैक्ट बच्चों, कोर्ट ऑफ लॉ ने अलग से इसके ऊपर जजमेंट भी पास किया, अगर आपको पता है तो। सर्विस चार्ज अगर कोई होटल वाला अलग से कलेक्ट करता है, इट इज नॉट करेक्ट, इट इज इलीगल नाउ, गलत हो गया वो। सर्विस चार्ज मतलब सर्विसेज के लिए अलग से पैसे लेना गलत है। लगा तो आप है ना, आपके फूड का कॉस्ट बढ़ा दो, महंगा कर दो उसको, कस्टमर देना है तो देगा, बट ना अलग से आप सर्विस चार्ज नहीं कर सकते। रीजन वही पॉइंट बताओ, कंसिडरेशन, यानी कि पैसा आप उस चीज के लिए नहीं मांग सकते हो जो काम करना आपकी लीगल ड्यूटी है। समझ में आई बात? ठीक है, ओके बच्चों, ना प्लीज अंडरस्टैंड, सी ये पॉइंट जो ना हर जगह आ सकता है। एग्जांपल, कोई पोस्टमैन है जो आपके घर पे कोई चिट्ठी लेके आके दे रहा है, ठीक है, वो पोस्टमैन बोल रहा है सर मेरे को कुछ दो ना बख्शीश, ठीक है, हाँ जो भी है, अगर वो कुछ भी आपसे पैसे मांगता है तो वो उसको देना नहीं देना आपकी मर्जी है, वो जबरदस्ती नहीं बोल सकता मेरे को पैसे दो। क्यों नहीं बोल सकता? उसको ऑलरेडी उसके काम के लिए सैलरी मिल रहा है, ठीक है। सिमिलरली कोई पुलिस इंस्पेक्टर जो है अगर लोगों की मदद करता है तो पुलिस इंस्पेक्टर को उस काम का ऑलरेडी पेमेंट मिल रहा है, इज अ पब्लिक सर्वेंट। पैसा कौन दे रहा है? पुलिस इंस्पेक्टर को सैलरी मिलती है, उसको गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, और सैलरी का पैसा गवर्नमेंट के पास कहां से है? हम लोग टैक्स भर रहे हैं। तुम लोग भी टैक्स भरते हो क्या? हर कोई टैक्स भरता है। जीएसटी भरा है तुम लोगों ने फीस में? हाँ, फिर चलो, तो बच्चों मैं वही बता रहा हूं, अरे ध्यान दे रहे, बीच में कुछ तो चालू रहता है, ध्यान दो। कंसिडरेशन सिर्फ उसी काम का पैसा आपको मिलना चाहिए जो काम करना आपकी लीगल ड्यूटी, उसके लिए अलग से पैसा नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। अगर आप अलग से ले रहे हो तो गलत हो जाएगा। अरे गेटिंग द पॉइंट? पक्का? इज इट इजी? ठीक है, कितने पॉइंट्स बताए? अभी तक मैंने 5 पॉइंट्स बताया, राइट। नाउ बच्चों इसमें एक दो और पॉइंट्स है, ध्यान से देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा, ओके। सो एक काम करते हैं हम लोग, यहां सीखते हैं, कोई पॉइंट अपना छोटा तो नहीं है। ये मैंने आपको बताया, एक्ट के लिए होता है, एब्स्टिनेंस के लिए होता है, मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिस और मे मूव फ्रॉम प्रॉमिस और एनी अदर पर्सन, ये भी हो गया है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये भी हो गया है, ठीक है। इसमें रुक जाओ, एग्जीक्यूटर ये भी बताया, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये भी बताया। हाँ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। कंसिडरेशन के लिए एक और पॉइंट है, नीड नॉट बी एडिक्वेट, ठीक है। अभी इस एग्जाम्पल पे ध्यान देना, बच्चों लास्ट लेक्चर में जितने भी सेक्शंस हुए ना, थोड़ा मैं ना आपको वो सेक्शंस याद दिला रहा हूं, ओके। ट्राई करो और आंसर करो मैं जो भी पूछ रहा हूं, ठीक है। देखो यहां से ना आपको सेक्शन 30, 31, 32, 33, 34, 35 और 36 इतने सेक्शंस के नाम याद रहने चाहिए। याद है? पक्का? सेक्शन 30 किसका है? राइट, ये माइनर जो है ना, ठीक है, वो पार्टनरशिप फॉर्म में किस तरीके से पार्टनर बाद में बन सकता है उसके बारे में सेक्शन 30 में लिखा है। अभी रिवाइज भी करेंगे हम लोग इसको। 31 बताओ। देखो यहां से वो सीक्वेंस आपको कैसे लर्न करना है, आया राम, गया राम, हे राम, राम नाम सत्य, ठीक है। आया राम मतलब
पार्टनर आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडमिशन ऑफ पार्टनर। सेक्शन 31 बात करता है एडमिशन ऑफ पार्टनर की, ठीक है। सेक्शन 32 गैर है, मतलब या तो खुद की मर्जी से जा रहा है, नहीं तो पार्टनर्स ने निकाला है। खुद की मर्जी से जा रहा है मतलब रिटायरमेंट, और अगर निकाला गया तो एक्सपल्शन, ठीक है। 34 हाँ इंसॉल्वेंसी, ठीक है, इंसॉल्वेंसी, हे राम। और ये 35 मतलब ये डेथ की बात करता है, राइट। और बच्चों 36 मतलब आउटगोइंग पार्टनर की बात करता है। अच्छा आपको एक और क्लू दे रहा हूं, एक और क्लू दे रहा हूं, देख लो, मैंने आपको ऐसे बता देता, रिटायरमेंट, एक्सपल्शन, इंसॉल्वेंसी, डेथ, जनरली ये आउटगोइंग पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है। जो नीचे के जो सेक्शंस है ना बच्चों, 36 और 37 भी है, ये दोनों भी, ये दोनों ही सेक्शंस है ना आउटगोइंग पार्टनर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आउटगोइंग पार्टनर की बात कर रहे हैं, राइट। हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे तब आपको पूरे सेक्शंस लेना होगा, बट फिलहाल के लिए मैंने आपको 30 से लेकर 37 तक सेक्शंस को याद कैसे रखना है वो आपको एक आइडिया है, बराबर। अच्छा कैसे सेक्शंस हो गए अपने? 30 से 37 लेन हो गए अपने, है ना। फिर से 30 माइनर का है, 31 एडमिशन, 32 रिटायरमेंट, 33 एक्सप्रेशन, 34 इंसॉल्वेंसी, 35 डेथ, 36 और 37 आउटगोइंग पार्टनर की बात कर रहे हैं। एक क्लू आपको मिलेगा कैसे लर्न कर रहे हैं, राइट। चलो बच्चों, इसमें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में माइनर वाला पॉइंट बताया था, ठीक है। कुछ क्वेश्चन का आंसर करो, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। माइनर पार्टनर बन सकता है क्या? माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। माइनर पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली भी नहीं बन सकता है। माइनर बेनिफिशियरी बन सकता है। जनरली अगर माइनर को बेनिफिशियरी बनाते हैं, उसके पीछे का रीजन, उसके पीछे की सोच ये होती है कि उसको फ्यूचर में पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बनाना है। फालतू में कोई भी माइनर को बेनिफिट्स क्यों देंगे ना, ठीक है। पार्टनर्स का भी खुद का एक पर्सनल उसमें फायदा है। क्या फायदा है? फ्यूचर में पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस को संभालेगा, इसलिए अभी उसको बेनिफिशियरी बना दो, ठीक है। कोई 17 साल का माइनर बेनिफिशियरी है, जब वो 18 साल का हो जाएगा ना, तब लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि ये भी पार्टनर है क्या। इस कंफ्यूजन को उसको क्लियर करना है अगर, तो उसको 6 महीने के अंदर में, जैसे मेजर बन गया, वहां से 6 महीने में पब्लिक नोटिस दो न्यूज़पेपर में, और क्लियरली लोगों को बता दो भाई मैं पार्टनर नहीं हूं। अगर आप ये नहीं बताओगे तो लोग क्या सोचेंगे? ये पार्टनर है। 6 महीने में अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो वो पार्टनर बन जाएगा, और अगर पब्लिक नोटिस दिया तो नहीं बनेगा, उसके हिसाब से, ठीक है। उसकी मर्जी है, उसके पास ऑप्शन है, समझ लो। पब्लिक नोटिस दे दो, अगर पार्टनर नहीं बनना है तो, अगर पार्टनर बनना है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, लोग आपको पार्टनर अज्यूम कर लेंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ऐसा कहां लिखा है? सेक्शन 30 में। अगर सपोज उसने पब्लिक नोटिस देके खुद को पार्टनरशिप फर्म से हटा दिया, दूर कर दिया, पार्टनर नहीं बनना है बोल रहे हो, तो आगे के काम के लिए लायबल नहीं है, ठीक है। बट पहले के बेनिफिट्स वो उठाएगा, जब तक वो माइनर होता है उसके पूरे बेनिफिट्स वो ले सकता है। अगर सपोज उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो पार्टनर बन जाएगा, और उसकी प्रॉफिट्स और लॉसेस का रेशियो क्या होगा? जो बेनिफिशियरी का रेशियो, सेम रेशियो लगाना है। और उसके लायबिलिटीज कब से चालू हो जाएंगे? जब से वो बेनिफिशियरी के तौर पे एडमिट हुआ है फॉर्म में, तब से उसके लायबिलिटीज स्टार्ट हो जाएंगे। आर यू गेटिंग दी पॉइंट? ठीक है, राइट। लास्ट बेंच वाला मुन्ना, जागो जागो, एग्जाम को ज्यादा दिन नहीं बचे, जागो, ठीक है। माइनर का पॉइंट हो चुका है अपना। अब मैं आपको 3 सेक्शन सीक्वेंस से बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा एक और चीज मैं आपको थोड़ा सा शेयर कर रहा हूं, एक बहुत सिंपल तरीका। कोई भी एक्ट के सेक्शंस को अगर आपको लर्न करना है ना, तो एक मैं आपको उसमें एक पॉइंट बता रहा हूं जो आपको ध्यान में रखना है। कभी भी एक अकेले इकलौते सेक्शन को अलग से लर्न नहीं करना है, ठीक है। इफ यू वांट टू रिमेंबर सेक्शंस, उसका बंच बनाओ, बंच बना के लर्न करो। जैसे कि ये एक बंच बन गया, देखो 30 से 37 तक पूरा सीक्वेंस में लर्न होगा, है ना। वैसे अभी मैं आपको 3 सेक्शंस बता रहा हूं जो तीनों भी आपको साथ में लर्न करना है। जब सेक्शंस को साथ में लर्न करते तो लर्न होता है। अदरवाइज क्या होता है? अदरवाइज अपने दिमाग में डर बैठ जाता है, बाप रे इतने सेक्शंस लर्न कैसे हो गए। वैसा नहीं करना है आपको, ना सेक्शंस का बंच बना के उसको पढ़ना है, राइट। सेम चीज अगर आपको याद है तो कंपनीज एक्ट में मैंने वैसे ही आपको सेक्शंस लर्न कराए थे, बराबर है। चलो आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं 3 सेक्शंस आपको बता रहा हूं जो आपको साथ में लर्न करना है, ठीक है। बच्चों यहां पे देख लो 3 सेक्शंस में अभी आपको जो बताऊंगा, इट इज 25, 26 एंड 27, 25, 26, 27। तीनों भी सेक्शंस में कॉमन लिंक ये है कि ये लायबिलिटी की बात करता है, पार्टनर्स की,
ठीक है, ओके। अभी आप लोग एक काम करो, आप लोग जहां पे सेक्शंस लिख रहे हो वो पेज पे आ जाओ, वहां पे आपको सिर्फ इतना लिखना है, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज, और आगे 3 सेक्शंस लिखना है, 25, 26, 27। सेक्शंस को फिलहाल डिटेल में मत लिखो, डिटेल में बाद में लिखेंगे, अभी सिर्फ ये नाम लिखो, अभी सिर्फ ये नाम लिखो, और उसके आगे ये 3 सेक्शंस लिख दो, 25, 26 और 27। सेक्शन 25, सेक्शन 26 एंड सेक्शन 27। ठीक है, लिखा सबने, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज। सबने लिखा, ठीक है। अभी मैं क्या बता रहा हूं सुनो, सी बच्चों, इसमें एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, और है ना आपको थोड़ा सा ना पता है एक पॉइंट, बाकी 2 पॉइंट्स ही इन डिस्कस करना है, ठीक है। ये 3 सेक्शंस जो है ना, इसमें से मेरे को लगता है कि ये वाला पॉइंट हर एक स्टूडेंट को पहले से पता है। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा जाएगा, थोड़ा जूम करो इसको बच्चों, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर फॉर एक्ट ऑफ द फर्म। अभी एक क्वेश्चन अगर मैं पूछता हूं तो इसका आंसर करो, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म में अगर आप पार्टनर हो तो आपका सबसे बड़ा रिस्क क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मतलब क्या होता है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी इज द राइट आंसर, ठीक है। उसका लॉजिक क्या है और किस तरीके से वो काम करता है वो बता रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखो बच्चों, सी इमेजिन करो 3 पार्टनर्स है, इसके पहले बताया था, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। तीनों भी पार्टनर्स ने मिलके बैंक से लोन लिया है, से 60 लाख रुपीस का लोन लिया है। कितने अमाउंट का लोन लिया? 60 लाख का, ठीक है। तीनों अगर इक्वल पार्टनर्स है तो हर एक पर्सन पे कितने का बर्डन आ गया? 20 लाख का। तो ए को 20 लाख, बी को 20 लाख और सी को 20 लाख, तीनों को 20-20 लाख अमाउंट पे करना चाहिए, राइट। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, सुनो बच्चों, प्रॉब्लम ये है कि बी और सी दोनों भी इंसॉल्वेंट हो गए। दोनों भी क्या हो गए? इंसॉल्वेंट। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर करना, 3 में से 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए तो फर्म का क्या होगा? 3 में से 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, एक अकेला बच्चा, वो एक अकेला पर्सन पार्टनरशिप फर्म में चालू कैसे करेगा, उसको कंटिन्यू कैसे करेगा? कम से कम 2 लोग लगते हैं ना पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही बच गया, तो फर्म को बंद करना पड़ेगा। अभी फर्म को बंद तो करना है, बट बैंक अपना लोन का अमाउंट रिकवर करेगी, ठीक है। अभी बैंक बी को बोल रही तू दे दे पैसा, सी को बोल रही तू दे दे पैसा, ये दोनों कह रहे अरे हम तो इंसॉल्वेंट है और हमारी प्रॉपर्टी भी कुछ नहीं बची खास, इन दोनों की प्रॉपर्टी नहीं बची बच्चों पैसा रिकवर करने के लिए। तो बैंक बी और सी से पैसा मांगेंगे तो कुछ भी रिकवर नहीं हो रहा है। अभी बैंक ने लोन 60 लाख का दिया था, कौन बच गया? ए अकेला। तो बैंक ए को बोलेगी कि तेरे को 20 लाख नहीं, तेरे को अभी बी और सी का भी पोर्शन देना होगा। ऐसा क्यों? अनलिमिटेड लाइबिलिटी है वो ठीक है, बट अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्यों होता है वो बताओ? क्यों होता है? म्यूचुअल एजेंसी क्या बोलता है कि हर पार्टनर बाकी पार्टनर का एजेंट भी है, प्रिंसिपल भी है, ठीक है। बी और सी जो है ना बच्चों, इनका जो भी बर्डन है किस पे आएगा? ए पे आएगा। क्यों? क्योंकि बी और सी अगर एजेंट है तो उसका प्रिंसिपल कौन है? ए। अगर एजेंट पे नहीं कर सकते तो प्रिंसिपल पे करेगा। तो अगर बी और सी का बर्डन पूरा किस पे आ गया? ए पे आ गया। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अगर बाकी पार्टनर पे नहीं कर पाता है तो उसका पूरा बर्डन एक पार्टनर पे आ जाएगा, और इसका मतलब यह कि वो पार्टनर का लायबिलिटी कितना है हम लोग बोल ही नहीं सकते यार, कितना भी पे करने के लिए लगा सकते हैं। शुरुआत में देख रहे थे तो 20 लाख ही देना है, बट अभी कितना देना है? 60 लाख। मतलब लायबिलिटी तो अनलिमिटेड हो गया इसका। जितना बाकी पार्टनर्स फेल हो जाएंगे पे करने के लिए, वो बर्डन इस पे आ जाएगा। इट मींस लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। तो पार्टनर्स का लायबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड, ठीक है। और बैंक कैसे वसूल करेगी? बैंक इनसे वसूल करेगी या तो अलग अलग, नहीं तो साथ में, ठीक है। साथ में इसको बोलते हैं जॉइंट, और अलग अलग इसको बोलते हैं सेवरल। इसलिए यहां पे पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स का लायबिलिटी क्या होगा? जॉइंट एंड सेवरल। क्या ये सबसे बड़ा रिस्क है?
हाँ या ना? ऐसा क्यों बोलते हैं हम लोग कि पार्टनरशिप में ये रिस्क है? सपोज कंपनी के केस में ये रिस्क की अगर हम लोग थोड़ा डिस्कशन करें तो कंपनी में रिस्क होगा क्या? नहीं बच्चों, यार इसके पहले डिस्कशन हुआ है, याद है क्या? मैंने बहुत ऐसी कंपनी के शेयर्स लिए जिसने बहुत कर्जा उठाया है, ठीक है? तो कंपनी का कर्जा कंपनी को पे करना होता है, मेरे पे बर्डन नहीं आएगा। बोला था क्या? एग्जाम्पल कौन सी कंपनी का दिया था? किंगफिशर का तो दिया था, और कौन सी कंपनी का दिया था? इंडिया की कौन सी कंपनी जिसका सबसे ज्यादा कर्जा है? वोडाफोन आइडिया, ठीक है? मैं वोडाफोन आइडिया की अगर आप शेयर्स लूं तो बैंक का लोन मेरे को भरना नहीं है, क्यों? वो तो कंपनी ने लोन लिया है, कंपनी सेपरेट एंटिटी है क्या? यस, तो लोन कौन भरेगा? कंपनी का लोन कंपनी को पे करना है। बट पार्टनरशिप फॉर्म में बाकी पार्टनर्स पे नहीं करते तो उसका बर्डन दूसरे पार्टनर पे आ जाएगा जो सॉल्वेंट है। सही है, ठीक है? तो सबसे बड़ा रिस्क है अनलिमिटेड लायबिलिटी, बराबर है, ठीक है? बच्चों आई हैव सीन ऐसे ऐसे केसेस मैंने देखे प्रैक्टिकली जहां पे दो लोगों की पार्टनरशिप है, एक ने फ्रॉड किया, पार्टनर ने, वो पार्टनर जिसने फ्रॉड किया उसका पूरा बर्डन दूसरे पार्टनर पे आ गया, फ्रॉड करके भाग गया वो। बचा वो पार्टनर जो था ना उससे लोग पैसा मांग रहे, देना पड़ेगा यार, क्यों? पार्टनरशिप का एसेंस ही तो है वो, भरोसा किया आपने गलत इंसान पे, वो आपकी गलती होगी, ठीक है? चलो आ जाओ, यहां पे क्या लिखा है इसको अभी एकदम सिर्फ पढ़ते हैं। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर शैल बी जॉइंट एंड सेवरल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म, वही लिखा है क्या? जॉइंट एंड सेवरल मतलब ही अनलिमिटेड, सही है? कौन से सेक्शन में लिखा है? 25। कौन से सेक्शंस पढ़ रहे हैं? 25, 26, 27, तीनों में कॉमन लिंक क्या है? ये लायबिलिटी की बात करते हैं। झुंड में पढ़ोगे सेक्शंस को तो लर्न होता है, अलग अलग पढ़ोगे तो लर्न नहीं होगा, ठीक है? आ जाओ, ये देखो एग्जाम्पल भी कितना सिंपल है। कैन यू रीड दिस एग्जाम्पल ऑन योर ओन? अभी पढ़ो आराम से, पढ़ के देखो समझ आएगा। तीन पार्टनर्स है, इक्वल रेशियो है, ठीक है? तीनों ने मिलकर 30 लाख का लोन लिया और ए और बी इंसॉल्वेंट हो गए, तो सी को खुद से पूरा पे करना पड़ेगा 30 लाख रुपए, ठीक है? लॉजिकली सी का लायबिलिटी तो 10 लाख ही आना चाहिए था, बट क्योंकि बाकी पार्टनर्स पे नहीं कर सकते हैं इसलिए उसका बर्डन सी पे आ गया है। इज इट इजी? पक्का? ठीक है, चलो तो ये सिंपल इजी पॉइंट मैंने आपको बताया। बाजू में आ जाओ, सेक्शन 26, ओके? आराम से समझो क्या बता रहा हूं, ओके? क्या लिखा देखो, लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स बाय द पार्टनर, ठीक है? पूरा पढ़ते हैं, एग्जाम्पल से और क्लियरली बताऊंगा, ठीक है? सच रॉन्गफुल एक्ट इज डन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। कोई भी बता दो इस वर्ड का मतलब क्या होता है, ये फ्रेज का। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब रेगुलर काम, बिजनेस का कुछ रेगुलर काम है, ठीक है? और उस रेगुलर काम करते हुए कोई पार्टनर ने कुछ गलत हरकत की है, रॉन्गफुल एक्ट किया है, ठीक है? एंड थर्ड पार्टी सफर्स एनी लॉस और इंजरी, देन द फर्म शैल बी लायबल बट द पार्टनर इन्वॉल्व इन सच रॉन्गफुल एक्ट शैल बी लायबल टू अदर पार्टनर्स। ये जो भी लिखा है विल डू वन थिंग, एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, ठीक है? नीचे एक एग्जाम्पल लिखा है, बच्चों ध्यान से सुनना, बहुत इजी एग्जाम्पल है। एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 3 पार्टनर्स हैं, कौन कौन है? MNO, ठीक है? तो ये 3 पार्टनर्स एक फर्म में, रेशियो कितना इनका? इक्वल रेशियो का है, ठीक है? पार्टनर्स म्यूचुअली डिसाइड टू सेल अ प्रोडक्ट एट 10 लाख। बच्चों एक क्वेश्चन का आंसर करना, देख लो यहां पे क्या लिखा है। 3 पार्टनर्स हैं, तीनों मिलके डिसाइड करते हैं कि कोई एक प्रोडक्ट है जो 10 लाख रुपए में बेचना है। कितने बेचना है? 10 लाख में, ठीक है? अच्छा यहां क्या लिखा देख लो, M wrongfully quotes ₹8 लाख टू कस्टमर। M ने कितना बोल दिया? 8 लाख। 3 पार्टनर्स मीटिंग करते हैं और मीटिंग में डिसाइड करते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को 10 लाख में बेचना है, ठीक है? गलती से M ने कितना बोल दिया कस्टमर को? 8 लाख, ठीक है? बच्चों अभी आप लोग ये बताओ, यहां पे 8 लाख अगर बोल दिया तो कस्टमर को कितना देना चाहिए, 8 लाख या 10 लाख? कस्टमर तो 8 लाख ही देगा यार, क्यों? क्योंकि पार्टनर ने बोल दिया, ठीक है? अगर पार्टनर कुछ बोलता है तो कस्टमर उतना ही पे करेगा, ठीक है? बताओ रॉन्गफुल एक्ट किसका था, किसकी गलती हो गई? पार्टनर की, ठीक है? क्या फर्म को नुकसान हो उसकी वजह से? यस, ये नुकसान जो है ना बच्चों, ये फर्म को सहन करना पड़ेगा, कस्टमर से वसूल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कस्टमर को तो एक पार्टनर ने बोल दिया 8 लाख, ठीक है? तो अभी फर्म का नुकसान कितने का? 2 लाख का। ये 2 लाख का नुकसान किसकी वजह से हुआ है? एम के गलत बिहेवियर की वजह से हुआ है। तो ये 2 लाख किससे वसूल करेंगे पार्टनरशिप में? एम से।
कस्टमर से वसूल नहीं करना है, एम से करना है। आपको सिंपल एग्जांपल और देखो, चलो बच्चों, अपना जो कोचिंग क्लासेस है इसमें हम सब फैकल्टीज पार्टनर्स है सपोज, ठीक है, और हम लोगों ने मिलकर डिसाइड करता है कि अभी 11th स्टैंडर्ड का जो भी फीस रहेगा वो 30,000 चार्ज करना है। कितना डिसाइड करना है? 30,000। ज्यादा है, कम है? बहुत, मतलब बहुत कम है, ठीक है। यू कैन आस्क दिनेश सर, जिनके बच्चे का अभी जस्ट एडमिशन उन्होंने स्कूल में कराया है। हाँ, कौन से स्कूल में मैटर नहीं करता है, स्कूल की फीस कितनी है देखो। हाँ, चलो ठीक है, आ जाओ मेन मुद्दे पे। बच्चों, स्कूल की फीस ज्यादा है यार, ठीक है। 11th स्टैंडर्ड की फीस हमारी जो हम लोग चार्ज कर रहे हैं उससे ज्यादा स्कूल की फीस है, सच में बता रहा हूं मैं, ठीक है। नर्सरी की फीस ज्यादा है यार। आप लोग थोड़ा ना मार्केट में घूम के देखो, नानी के 10 स्कूल में जाके देखो, आपको रियलाइज होगा फीस कितनी चार्ज करते हैं, स्कूल के बच्चों की फीस कितनी चार्ज करते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, कभी कभी मैं सोचता हूं यार क्या कर रहा हूं। राइट, मेन मुद्दे पे आते हैं। एवरीवन फोकस। सभी फैकल्टीज मिलकर डिसाइड करते हैं कि 11th स्टैंडर्ड की फीस चार्ज करना है 30,000 रुपीज, ठीक है। अभी उसमें से क्या होता है, गलती से अतुल सर ने गलती से किसी पेरेंट को बोल दिया कि हमारी फीस 25,000 है। कितना डिसाइड हुआ था? 30,000। अतुल सर ने गलती से कितना बोल दिया? 25,000। उस पेरेंट ने क्या किया, फीस पे कर दिया, एडमिशन फॉर्म भी भर दिया, उसको लग रहा है कि एडमिशन हो गया कंफर्म, ठीक है। बाद में जब उसका एडमिशन फॉर्म लोग देखते हैं तो समझ में आया कि उसने पूरा फीस पे नहीं किया। हमारा फीस कितना डिसाइड होगा? 30,000, ठीक है। उसने कितना पे किया? 25,000। अगर हम उसको बोलेंगे कि आपका 5,000 फीस अभी भी पेंडिंग है, तो पे करेगा क्या? अभी क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे पार्टनर ने 25,000 बोला, आपकी गलती अंदर, आपका मैनेजमेंट कैसा है वो पेरेंट्स से ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग उससे 5,000 एक्स्ट्रा वसूल नहीं करेंगे, पर ये 5,000 किससे वसूल किया जा सकता है? अतुल सर से। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज ग्रॉस नेग्लिजेंस द फर्म सफर्ड अ लॉस ऑफ 5,000। तो जब 5,000 का नुकसान हो ना, वो रिकर करना है, तो फर्म किससे रिकर कर सकती है? उस पार्टनर से जिसकी गलती है। समझ में आया? ठीक है। ये जो भी बोला आपको, अब ये लैंग्वेज से इसको समझते, देख रहे हैं, समझ रहा है क्या आपको? ठीक है बच्चों, अभी हम लोग कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं? सेक्शन 26। ओके, सेक्शन 26 क्या लिखा है? लायबिलिटी ऑफ फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ द पार्टनर। किसी पार्टनर का कुछ गलत काम हो गया, इसकी वजह से फर्म लायबल होगी। नीचे लिखा है, सच रॉन्गफुल एक्ट इज डन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। रेगुलर काम होता है पेरेंट्स को फीस बोलने का, गलती से कितना बोल दिया? 25,000, ठीक है, गलत हो गया ना। एंड थर्ड पार्टी सफर्स एनी लॉस और इंजरी। अभी उनको हम लोग 30,000 लेंगे उनसे, तो उनका नुकसान हो जाएगा, पेरेंट का नुकसान हो जाएगा ना 5,000 का, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा है? फर्म लायबल होगी, बट पार्टनर जिसने वो गलत काम किया है वो दूसरे पार्टनर को पे करेगा बैलेंस अमाउंट। मतलब 5,000 की भरपाई किससे होगी? अतुल सर से। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इज इट इजी? कौन सा सेक्शन बताया? 26। इसके पहले 25 सेक्शन क्या बोलता है? पार्टनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड है, जॉइंट एंड सेवरल, बस। और 26 क्या बोलता है? पार्टनर ने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कुछ रॉन्गफुल एक्ट किया तो फर्म लायबल होगी, बट फर्म बाद में वो पैसा पार्टनर से वसूल करेगी। सही है? ठीक है, चलो। और लास्ट पॉइंट यहां क्या लिखा है बच्चों? इट्स वेरी वेरी इजी। अगेन पढ़ते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूं, दूसरे यहां पे एक और एग्जांपल लिखा भी है, वो भी पढ़ते हैं। ओके, सेक्शन 27, लायबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर्स। ठीक है, ये क्या होता है मिस एप्लीकेशन? एग्जांपल से समझेगा, आ जाओ। Where a partner acting within his apparent authority receives money or property from a third party, or where a firm in ordinary course of business receives money or property from a third party and misapplies it, the firm shall be liable. ठीक है, एक काम करते हैं, नीचे एग्जाम्पल लिखा है बहुत सही, इसको पढ़ते हैं। कितने पार्टनर्स हैं? 3, ठीक है। उसमें से ए नाम का एक जो पार्टनर है ना, उसको 5 लाख रुपए कोई फर्म का डेटर पे कर रहा है। डेटर मतलब सपोज फर्म ने कस्टमर को उधारी में सामान बेचा है, वो कस्टमर ने आज पेमेंट कर दिया। कस्टमर कितना पैसा लाके दे रहा है? 5 लाख, ठीक है। 5 लाख रुपए कस्टमर ने पे कर दिया, ठीक है। ये पेमेंट किसने लिया? ए ने लिया, ठीक है। बच्चों एक क्वेश्चन का आंसर करो, अगर पार्टनरशिप फर्म का पेमेंट कोई पार्टनर रखता है तो पार्टनर को क्या वो फर्म को देना चाहिए पैसे? ऑब्वियसली फर्म के पैसा है। और पार्टनर ने क्या किया? 5 लाख रुपए लिए
खुद के जेब में रख दिए, फर्म का हिसाब ही नहीं दिया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर करना। बाद में फर्म को समझ में आएगा ना हिसाब देखते समय कि वो डेटर से पैसा आया नहीं है, क्योंकि डेटर ने पैसा दिया तो था, तो वो पैसा किसने जेब में रख दिया? ए ने। तो फर्म के बुक्स में तो उसका एंट्री नहीं होगा ना, बराबर ना? ठीक है, किसने घोटाला किया? ए ने। तो यहां पे अभी आपको क्वेश्चन का आंसर करना है, क्या फर्म डेटर से और 5 लाख मांगेगी? नहीं मांग सकती, उसने तो पेमेंट कर दिया। ठीक है, बट फिर वो जो 5 लाख रुपए जो एक पार्टनर ने लेके उसका घोटाला कर दिया, ये घोटाला करना इसको बोलते हैं मिस एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? मिस एप्लीकेशन मतलब बराबर से हिसाब नहीं दिया, उसने खुद अप्लाई कर दिया, उसको कहीं खर्च कर दिया उसको। ये 5 लाख रुपए किससे वसूल करेगी फर्म? वो पार्टनर से जिसने मिस एप्लीकेशन किया। कितना इजी पॉइंट यहां लिखा है। क्या लिखा देखो, ए ने क्या किया, डेटर ने जो दिया था पैसा वो उसने यूज कर लिया खुद के पर्सनल पर्पस के लिए। पेमेंट मेड बाय डेटर शैल बी कंसिडर्ड एज वैलिड, मतलब वो डेटर का पेमेंट हो चुका है ऐसा मानेंगे। और जो 5 लाख रुपए पार्टनर ने गलत तरीके से खर्च किया है, वो पार्टनर को पैसा देना पड़ेगा फर्म को। इज इट इजी? ठीक है बच्चों, यहां वही लिखा है। ठीक है, तो अगर कुछ भी ऐसा होता है फर्म में तो पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि उसने मिस एप्लीकेशन किया। बराबर है? अच्छा, इसमें एग्जाम्पल कोचिंग क्लासेस का एंगल से बताओ ना बच्चों, क्या बन सकता है? किसी स्टूडेंट ने फीस पे किया, ठीक है, और किसी पार्टनर ने ले लिया। क्यों नाम खराब करो किसी का भी? सपोज चलो मैंने ले लिया, ठीक है, कोई स्टूडेंट ने फीस ला के दिया, मैंने मेरे जेब में डाल दिया और मैंने खर्च कर दिया, राइट? तो अभी हम लोग फिर से वो स्टूडेंट से फीस मांग सकते हैं क्या? नहीं मांग सकते, पेमेंट तो हो गया है, मांगना कितना गलत होगा, राइट? तो यहां पे जो पैसा मैंने यूज कर लिया है वो पैसा मेरे को वापस फर्म को रिटर्न करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनमें से एप्लीकेशन पार्टनर ने किया। इज इट इजी? ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल जरूर तुमको कितने जल्दी समझता है ना, गलत काम नहीं करना। मेरे कुछ बोल रहे एग्जाम्पल ले रहे, गंगा की तरह पवित्र में 3 सेक्शंस बताए, 25, 26, 27। आपने शॉर्ट में लिखा था पहले, राइट? थोड़ा डिटेल में लिखो ना बच्चों, लर्न करो उसको, क्लास में लर्न करो। यहां पे थोड़ा टाइम दे रहा हूं आपको लिखने के लिए, ठीक है? क्लास कर रहे हो अभी तो सेक्शंस लर्न करके घर पे जाना है। तीनों भी सेक्शंस के नाम डिटेल में लिखो। डन? हो गया? सबने लिखा? चलो अच्छा बच्चों, ये तीनों सेक्शंस अगर आपने लिख लिए हैं तो अभी यहां पर देखो एक और सेक्शन लिखा है, राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट। ध्यान दो, पहले आपको मैं ना एक एग्जाम्पल देके थोड़ा सा पॉइंट एक्सप्लेन करो, सुनो, ठीक है बच्चों? सपोज ये 3 लोग पार्टनर्स है फर्म में, 3:2:1 ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ठीक है, ध्यान से सुनना, सोच समझ के आंसर करना, गड़बड़ मत करो आंसर करने की, राइट? आंसर सही आना चाहिए आपका, क्योंकि ये सब पता है आपको, ऐसा मेरे को लगता है। 3 पार्टनर्स है, 3 का रेशियो लिखा है 3:2:1, बराबर? अच्छा, ये P जो है ना,
सपोज इमेजिन करो क्यू और आर को ऐसा बोल रहा है कि देखो कल से मैं पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं आऊंगा काम करने के लिए, मैं मेरा पूरा का पूरा स्टेक सेल कर रहा हूं जेड को, कल से मेरे जगह जेड पार्टनर बन जाएगा, उसको भी सेम रेशियो रखना, और जेड क्यू और आर ये तीनों का रेशियो 3:2:1 बन जाएगा। मतलब पी जा रहा है उसके जगह किसको रिप्लेस कर रहा है, जेड को, मतलब जेड को पार्टनर बना रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी क्या बोलता है, हर पार्टनर को एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए, ठीक है। क्यू और आर को किस पे भरोसा था, पी पे, जेड पे था क्या? नहीं। तो ऐसा पी अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है कि कल को मैं जाऊंगा मेरी जगह जेड आ जाएगा, नहीं चलेगा। अगर जेड को लाना है तो क्यू और आर का कंसेंट लगेगा, उनके परमिशन के बगैर यह नहीं हो सकता है। सही है, ठीक है, राइट, वेरी गुड। अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, क्वेश्चन में चेंज करता हूं बच्चों, इमेजिन करो पी जो ना पी, इसने खुद पर्सनली बहुत सारा कर्जा उठाया है, ठीक है। पी ने बहुत कुछ पैसा लिया है जेड से। पी किससे पैसा ले रहा है, जेड से। जेड ने पी को लोन दिया सपोज, ये लोन का पैसा पी रीपे नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ना जेड और पी दोनों मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ध्यान से सुनना, आंसर आपको कर रहा है, वापस बता रहा हूं, कितने पार्टनर्स हैं, 3। रेशियो क्या है, 3:2:1। पी की और 3 पार्टनर्स है, 3:2:1 रेशियो है, ठीक है। पी जो है ना, पी उसने जेड से बहुत लोन लिया है, कर्जा लिया है, ठीक है। तो ना जेड पी को बोलता है एक काम कर, अगर तेरे से लोन रीपे करना नहीं होता ना तो तेरे प्रॉफिट का पूरा हिस्सा मेरे को दे दे, ठीक है। वापस बता रहा हूं, तो ना यहां पे जेड और पी में क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, पी जो भी प्रॉफिट मिल रहा है पूरा प्रॉफिट किसको देगा, जेड को। सिर्फ इतना ही, पार्टनरशिप फॉर्म में जो भी एसेट में पी का जो हिस्सा होगा वो हिस्सा भी जेड को मिल रहा है, ठीक है। क्यों ऐसा पी ने जेड को दिया, क्योंकि पी को लोन रीपे करना था जेड का, इसलिए पी क्या करता है, पी अपना शेयर जेड को दे रहा है। नाउ अंडरस्टैंड, अभी देखो यहां क्या हो रहा है, पी ने क्या किया, जेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, और पी क्या कर रहा है, पी ट्रांसफर कर रहा है खुद का शेयर, ट्रांसफर ऑफ शेयर। शेयर ट्रांसफर किया, इसका मतलब क्या है, वो प्रॉफिट का हिस्सा दे रहा है उसको, जेड को, और दूसरा जो भी एसेट्स है जिसमें पी का जो भी हिस्सा रहेगा वो भी वो किसको दे रहा है, जेड को दे रहा है। समझ में आया, ठीक है बच्चों। पी को ना ऐसे में हम लोग पी को बोलेंगे ट्रांसफर, और क्या बोलेंगे, ट्रांसफर, और जेड को बोलेंगे ट्रांसफरी, ट्रांसफरी, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, जैसे हमारे एसेट्स होते हैं, एसेट का एक एग्जाम्पल बताओ, बिल्डिंग, लैंड, गुडविल, फर्नीचर, ये सारे एसेट्स हैं। उसी तरीके से अगर मैं कहीं पार्टनर हूं तो पार्टनरशिप फॉर्म में जो मेरा शेयर है वो भी एक एसेट है। आपको ये बात की गहराई समझना है बच्चों, फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्लोली रिपीट कर रहा हूं, आराम से सुनो और समझो, ठीक है। जैसे कोई पर्सन के पर्सनल एसेट्स होते हैं, कार हो गया, बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सारे एसेट्स है। उसी तरीके से अगर मैं किसी फर्म में पार्टनर हूं तो मेरा जो शेयर होगा ना वो भी एक एसेट है। अच्छा, क्या मैं कार बिल्डिंग को बेच सकता हूं? अगर मेरा कार है, मेरी बिल्डिंग की, क्या मैं उसको बेच सकता हूं? मेरी मर्जी, बेचो। उसी तरीके से अगर मैं कहीं पार्टनर हूं तो मैं मेरा हिस्सा अगर बेच रहा हूं चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जेड को यहां पे पार्टनर नहीं होना है, अगर मैं पी हूं तो मैं सिर्फ मेरा शेयर दे रहा हूं, मैं जेड को पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बना रहा हूं, ठीक है। इसके पहले क्या होता है और अभी क्या होता है, डिफरेंस क्या है? फर्स्ट एग्जाम्पल में पी जा रहा है और उसने जेड को ला लिया एज ए पार्टनर, ये नहीं चलेगा। इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, पी है अभी भी पार्टनर, पी अभी भी फर्म में काम कर रहा है, बट फर्म में जो भी प्रॉफिट का हिस्सा उसका जो होगा वो हिस्सा किसको दे रहा है, जेड को। इसमें कोई प्रॉब्लम लग रहा है क्या? नहीं। ऐसा करने के लिए पी को क्या क्यू और आर से परमिशन चाहिए? हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। अभी यही पॉइंट यहां पे लिखा है और इसका एक अलग सेक्शन बना है, राइट्स ऑफ ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट, ठीक है। सेक्शन कौन सा है? 29। वेट, सेक्शन एंड में लिखना, अभी सिर्फ समझ के लेते हैं। ये पॉइंट फर्स्ट वाला पढ़ो, सिर्फ फर्स्ट वाला लाइन पढ़ो बस। क्या लिखा है? शेयर इन पार्टनरशिप इज ए ट्रांसफरेबल एसेट। ट्रांसफरेबल एसेट मतलब वही तो बता रहा हूं, अगर मेरी कार है मैं उसको बेच सकता हूं, ट्रांसफर कर सकता हूं, मेरी बिल्डिंग है मैं बेचूंगा उसको मेरे हिसाब से। अगर पार्टनरशिप में पार्टनर हूं, मैं मेरे हिस्से को बेच सकता हूं, इसके लिए किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। गेटिंग द पॉइंट? अपने एग्जाम्पल में किसने बेचा हिस्सा?
टी ने, किसको? जेड को। क्या ये कर सकता है? अरे बिल्कुल कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहां लिखा है इट कैन बी सोल्ड मॉर्गेज्ड ईटीसी जस्ट लाइक एनी अदर प्रॉपर्टी। उसको बेच सकते हैं, उसको मॉर्गेज भी कर सकते हैं। ये मॉर्गेज मतलब बच्चों आप बिलिंग ही करोगे। अगर मैं किसी फॉर्म में पार्टनर हूं तो मेरे प्रॉफिट का हिस्सा गिरवी रख के बैंक से लोन भी ले सकता हूं, गिरवी रख के बैंक से लोन ले सकता हूं। इसका मीनिंग बताओ, अगर लोन रिटर्न नहीं किया तो बैंक क्या करेगी? बैंक मेरे प्रॉफिट का हिस्सा ले लेगी, या बैंक मेरे एसेट्स का शेयर लेके उसको सेल करके पैसा रिकवर कर लेगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये पॉसिबल है, बहुत लोग करते हैं ऐसा, बहुत लोग ये करते हैं। ठीक है, आ जाओ यहां क्या लेकर बढ़ते हैं। ओके, एग्जाम्पल, 3 पार्टनर्स है, रेशियो क्या है? 3:2:1। ए ट्रांसफर्ड हिज इंटरेस्ट इन द फर्म टू जेड। ए ने किसको अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर किया? जेड को। बच्चों सेम वही एग्जाम्पल हो गया, ए अपना हिस्सा जेड को दे रहा है, तो ए को हम लोग बोलेंगे ट्रांसफर और जेड को बोलेंगे ट्रांसफरी। यहां क्या लिखा है बच्चों? अब मेरे क्वेश्चन का आंसर करो, सोच समझ के आंसर करना। ठीक है, ए ने अपना प्रॉफिट का शेयर किसको दिया? जेड को। ठीक है, अच्छा जेड क्या फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है? अच्छा, जेड को बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्यों देखना है भाई? प्रॉफिट अगर ए ने कम बताया तो जेड को कम अमाउंट मिलेगा ना। सपोज ए बोल रहा है अरे प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ, तो जेड को कुछ भी नहीं मिलेगा, बराबर। अच्छा, अगर ए बोल रहा है प्रॉफिट बहुत कम हुआ तो जेड को प्रॉफिट कम मिलेगा। अगर ये प्रॉफिट बराबर बताता है तो जेड को प्रॉफिट बराबर मिलेगा। तो जेड क्या बोल रहा है पता है? को मेरे को तेरे पे भरोसा ही नहीं है। ठीक है, तो एक काम कर, फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके आ, मैं देखूंगा तूने बराबर मेरे को सही सही बोला है क्या। ठीक है, तो जेड जो है ना वो ए को बोल रहा है मेरे को फर्म के बुक्स चेक करने दे। बताओ फर्म की बुक्स जेड चेक कर सकता है क्या? क्यों नहीं? क्योंकि जेड तो आउटसाइडर है, वो पार्टनर थोड़ी ना है। फर्म के बुक्स काफी कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती हो, सिर्फ कौन देख सकता है? सिर्फ पार्टनर्स। मतलब कितने पार्टनर्स हैं? 3। तो कौन कौन देख सकता है? एबीसी तीनों देख सकते हैं। जेड देख सकता है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि जेड पार्टनर नहीं है। तो अगर आप ट्रांसफर ही हो, अगर आपको हिस्सा मिला है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, बट आप क्या नहीं देख सकते हो? बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं देख सकते हो। ठीक है, अच्छा अगर सपोज फर्म बंद होगी, फर्म बंद हो गई, अगर फर्म बंद होती है तो अब जेड रिक्वेस्ट कर रहे हैं यार फर्म जब चालू थी तब आप बोल रहे थे सीक्रेट इंफॉर्मेशन है इसलिए हम लोग आपको नहीं दिखाएंगे, आप आउटसाइडर हो। अब फर्म बंद होगी तो क्या जेड को ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने का चांस मिलना चाहिए? बच्चों एक सेकंड थोड़ा सोचो, बुक्स ऑफ अकाउंट जेड को क्यों देखने नहीं दे रहे थे? क्योंकि सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी ना भाई। ठीक है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन मैंने आपको इसके पहले चिल्ला के बताया। क्या इंफॉर्मेशन होती है सीक्रेट इंफॉर्मेशन? कहां से सामान खरीद रहे हैं, सप्लायर कौन है, सारे सीक्रेट्स होते हैं, कितने भाव पे खरीद रहे हैं। फर्म बंद होगी तो सीक्रेट इंफॉर्मेशन में कुछ सेंस ही नहीं बनता है ना। अगर फर्म बंद हो गई है, ऐसे में जो अगर अब रिक्वेस्ट करता है अब तो मेरे को बता दो प्रॉफिट कितना है बराबर से, तो ये बिल्कुल रिक्वेस्ट कर सकता है फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है तो। एक और चीज, अगर ए रिटायर होता है और अब वो पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं है तो भी अब जेड रिक्वेस्ट कर सकता है ए को कि मेरे को भाई अब तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बता दे, क्योंकि अब तेरा फर्म से कुछ लेना देना नहीं है। समझ में आया? ठीक है, यहां एग्जैक्टली वही लिखा है। नाउ इफ यू कैन रीड दिस, बच्चों देखो अच्छे से, ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ पार्टनरशिप, मतलब जब तक पार्टनरशिप चालू है ट्रांसफर यानी कि जेड इज नॉट एंटाइटल्ड टू, मतलब ये सब नहीं कर सकता है इंटरफेयर इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। मतलब जेड बोल नहीं सकता बाकी पार्टनर्स को अरे क्या फालतू आप बिजनेस कर रहे हो, थोड़ा प्रॉफिट बढ़ाओ, ऐसा करो वैसा करो, ये कुछ नहीं बोल सकता भाई। फर्म के बिजनेस को मैनेज कौन करता है? सारे एक्टिव पार्टनर्स। जेड पार्टनर है क्या? नहीं, तो जेड इंटरफेयर कर सकता है क्या? नहीं। और क्या लिखा है? जेड इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिक्वायर अकाउंट्स। रिक्वायर अकाउंट्स मतलब वो अकाउंट्स बोल नहीं सकता मेरे को बताओ, या फिर उसकी छानबीन इंस्पेक्शन भी नहीं कर सकता। ठीक है, समझ में आया? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि पार्टनरशिप अभी भी चालू है और जेड आउटसाइडर है। ये काम सिर्फ कौन कर सकता है? पार्टनर्स कर सकते हैं, राइट। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, अगर पार्टनर ही रिटायर हो चुका है या फर्म बंद हो चुकी है तो अब वो ये सब काम कर सकता है। क्या क्या कर सकता है? वो फर्म के एसेट्स में जो भी ट्रांसफर का हिस्सा था वो अब उसका शेयर मांगेगा। ठीक है, और लास्ट का लिखा है
कैन इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ द फर्म फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। अगर फर्म बंद हो गई है तो फर्म की बुक्स को देख सकते हैं, क्योंकि फर्म ही बंद हो गई है तब उसमें कुछ सीक्रेसी का कुछ पॉइंट बचता ही नहीं, कुछ सीक्रेट रखना ही नहीं चाहिए, फर्म ही बंद हो गई ना। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इज इट इजी? पक्का? कौन सा पॉइंट पड़ा? ट्रांसफरी के क्या राइट्स होते हैं अगर उसको शेयर मिला है पार्टनरशिप के प्रॉफिट्स और एसेट्स में। सही है। सेक्शन कौन सा है? 29। प्लीज इस सेक्शन को लिखो अलग से। चलो लिखा, राइट्स ऑफ ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट। सबने लिखा? ठीक है, ऑल राइट। बच्चों एक क्लास छोटा सेक्शन करते हैं, मेरे ख्याल से यूनिट ऑलमोस्ट एंड में आ गया है ना, ज्यादा कुछ बचा नहीं है। एक सेकंड, छोटा वाला पॉइंट करते हैं अपन। और कौन सा पॉइंट बच गया यार? हाँ, सेक्शन 37। रुक जाओ, ऑलराइट। अच्छा बच्चों सुनो क्या बता रहा हूं, एवरीवन फोकस। ये देखो, पहले इस क्वेश्चन का आंसर करना। ओके, सभी लोग यहां ध्यान दो, मैं जो पूछ रहा हूं इसका आंसर करो। ये 3 पार्टनर्स थे, रेशियो 1:2:3 था, और ए रिटायरमेंट लेता है, ए रिटायरमेंट लेता है। इसने रिटायरमेंट किया 1 अप्रैल 2021 को। 1 अप्रैल 2021 को ए फर्म से रिटायर हो रहा है। जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो वो क्या करेगा, वो बाकी पार्टनर्स को रिक्वेस्ट करेगा, फर्म के जो भी एसेट्स है उसमें मेरा हिस्सा मेरे को दे दो। बराबर है? इसको हम लोग बोलते हैं सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। क्या बोलते हैं? सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। अपने अकाउंट्स में बहुत बार किया होगा, रिटायरमेंट के इतने क्वेश्चन सॉल्व किया आपने, राइट। एसेट्स को रिवैल्यू करते हैं, गुडविल को हम लोग अलग से उसका ट्रीटमेंट करते हैं, और पूरे एसेट्स के वैल्यूएशन में पार्टनर का हिस्सा जो है ना उसके कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करके हम लोग उसको देते हैं। ऐसा किया है आपने अकाउंट्स में, राइट। अब मैं क्या बता रहा हूं इसका है ना, थोड़ा सोच समझ के आंसर करना। पार्टनर रिटायर कब हुआ? लिखा है, डेट पढ़ के बोलना है आपको। पार्टनर सोच रहे क्या? अरे लिखा है 1 अप्रैल 2021 को पार्टनर रिटायर हो गया। बराबर? अच्छा, ये बच्चे कुछ पार्टनर्स जो ना बी और सी ए का हिसाब सेटल कर रहे हैं, और सेटलमेंट का डेट फाइनल हो गया है। सपोज पूरा सेटलमेंट खत्म हुआ है, 1/10/2022 को सेटलमेंट हुआ। ठीक है, आपको क्या लगता है 1 अप्रैल 2021 को रिटायर हुआ, पूरा हिसाब ए का खत्म कर रहे हैं ये लोग 1/10/2022 को, मतलब क्या बहुत टाइम लग गया इसके अकाउंट्स को सेटल करने में? 1 साल के ऊपर हो गया यार, इतना टाइम लग गया सेटल करने में। ठीक है, तो अभी ए यहां पे नाराज होगा क्या कि उसको पैसा लेट मिल रहा है? यस बिल्कुल। तो ए क्या कर सकता है बताए? ए के पास यहां पे लॉ राइट देता है कि जब से वो रिटायर हुआ वहां से लेके जब तक उसके अकाउंट्स को सेटल ना कर दिया गया हो तब तक का वो प्रॉफिट का हिस्सा मांग सकता है।
आर यू गेटिंग द पॉइंट? ए क्या बोलेगा बाकी पार्टनर्स को, मैं तो इस तारीख को रिटायर हुआ, आप मेरे को पैसा इस तारीख को दे रहे हो, तो ये जो भी डिले आपने किया ना इस तारीख से लेकर इस तारीख तक का जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो मेरे को दो अभी भी। रिटायरमेंट के बाद भी वो प्रॉफिट में हिस्सा क्यों मांग रहा है? क्योंकि आपने उसके अकाउंट्स को सेटल नहीं किया है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए पता है, पार्टनर जैसे रिटायर हुआ उसका हिसाब फटाफट निपटाओ। अगर आप हिसाब निपटाने में देरी करोगे तो पार्टनर तब तक का प्रॉफिट का हिस्सा मांगेगा। और उसका सही भी यार बोलना, क्यों मांगना चाहिए प्रॉफिट का हिस्सा? तो रिटायर हो गया ना, रिटायर हो गया फिर भी फर्म के एसेट्स में जो उसका एसेट है उसको तो फर्म यूज कर रही है, तो प्रॉफिट में हिस्सा मांगेगा वो। इसके लिए अलग से सेक्शन बनाया। सेक्शन बनाना जरूरी इसलिए है बिकॉज प्रैक्टिकली कितना झगड़ा होगा अगर पार्टनर रिटायर हो रहा है और उसका हिसाब लेट होता है तो। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? ठीक है, अच्छा एक चीज और यहां पे मैं बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सुनो। अभी यहां पे 1 अप्रैल 2021 से लेके 1/10/2022 तक जो भी प्रॉफिट है उसमें एक हिस्सा मांग सकता है, बराबर? लॉस हो गया तो लॉस हो गया तो एक का तो नुकसान हो गया, उसको तो पैसा लेट मिल रहा है। अगर लॉस होता है तो ए बाकी पार्टनर्स को बोलेगा मेरे को लॉस का हिस्सा नहीं चाहिए भाई, एक तो लेट दे रहे ऊपर से लॉस का हिस्सा मैं क्यों साइन करूं? ठीक है, तो एक काम करो, जो भी पैसा आप मेरे को दे रहे हो ना उस पर इंटरेस्ट दे दो 6%। कितना? 6%। तो या तो इंटरेस्ट मांगो 6% का या तो प्रॉफिट का हिस्सा मांगो, जो भी हायर है जो आपको ज्यादा फायदा दिला रहा है वो मांगो, आपकी मर्जी। तो ए के पास दो ऑप्शन है, कौन से दो ऑप्शन? या तो प्रॉफिट का हिस्सा मांगेगा या तो 6% पर एनम इंटरेस्ट के हिसाब से पैसा मांगेगा, विच एवर इज हायर, उसकी मर्जी है। ये राइट उसको कौन सा सेक्शन दे रहा है? 37। कौन सा सेक्शन? 37। अगर आपको याद है तो मैंने बोला था 36 और 37 दोनों आउटगोइंग पार्टनर्स की बात कर रहे हैं। 37 भी आउटगोइंग पार्टनर की बात कर रहे हैं। ए चला गया तो ए आउटगोइंग पार्टनर हो गया, बाकी पार्टनर्स कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ए अपना हिस्सा मांग रहा है। आर यू गेटिंग दी पॉइंट? वही लिखा है, पढ़ के देखो। जस्ट रीड दिस एंटायर पॉइंट विद द एग्जांपल, खुद से पढ़ना। चलो, राइट ऑफ एन आउटगोइंग पार्टनर टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट। सब्सिक्वेंट मतलब बाद में के, जब वो रिटायर हो गया ना उसके आगे के प्रॉफिट अभी भी मांग रहा है। क्यों? क्योंकि उसका सेटलमेंट नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, क्वेश्चन देख लो बच्चों क्या लिखा है। अपने इस एग्जाम्पल में ए रिटायर होता है 1 अप्रैल 2018 को, उसका हिसाब सेटल कर रहा है 1 जुलाई 2019 को। बहुत लेट हो गया क्या? 1 साल के ऊपर हो गया, अभी तक अकाउंट सेटल ही नहीं है उसके। तो ऐसे में क्या करेगा, अभी भी ये प्रॉफिट का हिस्सा मांगेगा 2:9, जो उसका प्रॉफिट का हिस्सा है। कब से कब तक का? रिटायरमेंट से लेकर सेटलमेंट के बीच में का जो भी प्रॉफिट है वो मांगेगा। ठीक है, और लॉस हो तो इंटरेस्ट मांगेगा। ठीक है, यह इंटरेस्ट के बारे में लिखा नहीं है बट पॉइंट लिखा है आपके नोट्स में, मॉड्यूल में जो भी है। ठीक है, वहां पे सेम पॉइंट लिखा है। ओके, अच्छा बच्चों और क्या लिखा है? However, if B and C agree to purchase A stake for a lump sum amount, A shall not be entitled to such subsequent profits। मतलब अगर B और C ने मिलके A का हिस्सा ही खरीद लिया, एसेट से खरीद लिए A के, तो वहां पे अब उसको प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलेगा। तो डिपेंड करता है उनका किस तरीके से एग्रीमेंट हुआ है। कुछ भी नहीं बोला है, प्रॉफिट में हिस्सा मांगेगा। अगर लॉस हुआ तो इंटरेस्ट मांगेगा, उसकी मर्जी। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है? 6% पर एनम। इज इट इजी? पक्का? कौन सा सेक्शन सीखा? 37। विल स्टॉप हियर। कल का लेक्चर में 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, फिर वो अपना यूनिट ही खत्म हो रहा है। ठीक है, चलो। यस बच्चों, कंसिडरेशन नाम का यूनिट हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो कंसिडरेशन के ना अपने बेसिक पॉइंट्स हो गए, राइट? ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर करो ना। कंसिडरेशन का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 2D। आपको कंसिडरेशन के डेफिनेशन के पॉइंट्स याद है क्या? ठीक है, कंसिडरेशन किसके डिजायर के हिसाब से होना चाहिए? प्रॉमिसर। कंसिडरेशन प्रॉमिसी भी पे कर सकता है, उसके जगह कोई और भी पे कर सकता है, राइट? कंसिडरेशन प्रॉमिसर के डिजायर से होना चाहिए। कंसिडरेशन प्रॉमिसी भी पे कर सकता है, प्रॉमिसी की जगह कोई और भी पे कर सकता है। कंसिडरेशन कुछ काम के लिए होता है तो उसको एक्ट के लिए बोलते हैं, और कुछ काम नहीं करने के लिए तो उसको हम लोग एब्स्टिनेंस बोलते हैं, राइट? कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कैसे भी हो सकता है।
ठीक है। अच्छा, पास्ट कंसिडरेशन में एक वर्ड है एग्जीक्यूटेड, और फ्यूचर को एग्जीक्यूटरी। कंसिडरेशन एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है, बट कुछ ना कुछ रिटर्न में मिलना चाहिए। ठीक है, मेरी मर्जी, मैं मेरी चीज को कितने में बेचूं, तो यहां पे कुछ ना कुछ लेना चाहिए पैसा। अगर मैं फ्री में दे रहा हूं तो नहीं चलेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, बराबर। ठीक है बच्चों, कंसिडरेशन ऐसे काम के लिए नहीं लेना चाहिए जो काम करना आपकी लीगल ड्यूटी है। कंसिडरेशन इल्यूजरी नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल एक्ट के लिए कंसिडरेशन लेना नहीं चाहिए। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स अपने इसके पहले के सेशन में डिस्कशन हो चुका था। इसको शॉर्ट में समरी इसका डेफिनेशन है। ठीक है, सेक्शन 2D1 डेफिनेशन क्या है? व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन or abstain from doing anything, does or abstains from doing anything, promises to do or abstain from doing anything, any such act or abstinence or promise is called as consideration. सही है? ठीक है, तो मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वो सब लैंग्वेज में आना चाहिए। सही है। अच्छा, अभी मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, इस कंसिडरेशन यूनिट में 2 पॉइंट्स ही है। और कौन से 2 पॉइंट्स पढ़ना है हमें? 2 रूल्स है बच्चों, जिसमें से एक रूल मैंने लास्ट लेक्चर में थोड़ा बताया था, अभी इस लेक्चर में हम लोग ट्राई करेंगे वो रूल को पूरा कंप्लीट करें। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज जनरल रूल नंबर 1? स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैनॉट sue। इस लाइन का मतलब क्या है? अगर 2 लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट चलता है तो वो दो लोग ही आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, 2 लोगों का कॉन्ट्रैक्ट अगर हुआ ना, कोई तीसरा बीच में नहीं आना चाहिए। स्ट्रेंजर जो कॉन्ट्रैक्ट को वो sue नहीं कर सकता है। ठीक है, इसको एक और वर्ड यूज करते हैं, प्रीविटी। क्या बोलते हैं इसको? प्रीविटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। आपको याद है लास्ट लेक्चर का एग्जांपल, सपोज टीचर और स्टूडेंट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हो रहा है? टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर इनके कॉन्ट्रैक्ट में टीचर ने बराबर से कॉन्ट्रैक्ट को सही तरीके से ओबे नहीं किया, तो क्या स्टूडेंट कोर्ट में जा सकता है? स्टूडेंट जा सकता है ना, क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी हो। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में चल रहा है? टीचर एंड स्टूडेंट। जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ वही एक दूसरे को कोर्ट तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, दैट इज द पॉइंट। प्राइवेसी, यहाँ पे ये वर्ड जो है ना बच्चों, प्रिविटी, ये प्राइवेसी से आता है। ठीक है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं पार्टीज के बीच में। जिन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ वही लोग एक दूसरे को कोर्ट तक लेके जा सकते हैं। राइट। अच्छा, अगर यहाँ पे स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट जाना चाहिए कोर्ट में। यहाँ पे स्टूडेंट का फादर जो है ना, वो टीचर को sue नहीं कर सकता, बिकॉज ही इज स्ट्रेंजर, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी क्यों? क्योंकि पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के कौन है? टीचर एंड स्टूडेंट। तो फादर को हम लोग स्ट्रेंजर या फिर थर्ड पार्टी बोलेंगे। फादर टीचर को कोर्ट में sue नहीं कर सकता क्योंकि फादर ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। सही बात है। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी सिंपल बेसिक पॉइंट। करेक्ट। चलो, अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, इस पर बहुत ध्यान देना है बच्चों। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन ये आता है कि ये रूल के एक्सेप्शंस बताओ। ठीक है, रूल नहीं पूछते, रूल के एक्सेप्शंस पूछते हैं। टोटल 7 एक्सेप्शंस है जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट में। मैं हर एक्सेप्शन का आपको एग्जाम्पल बता के थोड़ा सा हम लोग इसको ढंग से पढ़ते हैं। राइट। सो अंडरस्टैंड बच्चों, ये देख लो, कोई बताएगा एक्सेप्शन में क्या होगा? रूल क्या है? स्ट्रेंजर sue नहीं कर सकता, ये रूल है। एक्सेप्शन में स्ट्रेंजर भी sue कर सकता है। ठीक है, सो जो इसके एक्सेप्शंस में सबसे पहला एक्सेप्शन, ये देखो यहां पे मैंने लिखे हैं, ये सभी के सभी क्या है? एक्सेप्शंस है। ठीक है, ये सब क्या है? एक्सेप्शंस। ठीक है, जब मैं बोल रहा हूं कि ये सब एक्सेप्शंस है, इसका मतलब यहां पे लिखे हर पॉइंट में जो स्ट्रेंजर है वो sue कर सकता है। स्ट्रेंजर कैन sue हियर। ठीक है, तो यहां पे क्या क्या एक्सेप्शंस लिखे, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला एक्सेप्शन है, अगर कोई बेनिफिशियरी है जिसको कॉन्ट्रैक्ट में कुछ फायदा मिल रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज को sue कर सकता है। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, अगर कोई बेनिफिशियरी है जिसको कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बेनिफिट मिलता है वो कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज को sue कर सकता है। ठीक है, आई विल डू वन थिंग, मैं आपको सेकंड और फर्स्ट पॉइंट का कॉमन एग्जांपल बताता हूं, तो जिससे आपके दोनों ही पॉइंट्स कवर होंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट। तो बच्चों ये फर्स्ट केस और सेकंड केस दोनों में जो पर्सन स्ट्रेंजर है जिसने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया वो भी जाके sue कर सकता है। ठीक है, इसके लिए एक सिंपल एग्जांपल यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखो तो आपको एग्जांपल समझ में आएगा। ओके बच्चों, इमेजिन करो सपोज कि मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, ठीक है, ये दोनों ही भाई है, ब्रदर्स।
ठीक है। ये दोनों क्या कर रहे होते हैं, ये दोनों मिलके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों मिलके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड करते हैं कि इनकी जो मदर है, मदर को लिविंग एक्सपेंसेस ही पे करेंगे। मदर को क्या देंगे, लिविंग एक्सपेंसेस। ठीक है, दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि मिस्टर ए कंट्रीब्यूट करेगा 20,000 हर महीने और मिस्टर बी भी कंट्रीब्यूट करेगा 20,000 हर महीने। ठीक है, तो ये हर महीने दोनों मिलकर कितना देने वाले मदर को, 40,000। मदर को कितना मिलेगा, 40,000 पर मंथ। दोनों ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस? हर महीने के जो खर्चे है ना, वो निकालने के लिए मदर को 40,000 पे करेंगे दोनों भाई मिलकर। ठीक है, एक पर्सन कितना देगा, 20,000 और दूसरा 20,000 देगा, जमा करके 40,000 मदर को देने वाले हैं। राइट बच्चों, ये फैमिली का सेटलमेंट कुछ चल रहा है, इनका ऐसा अरेंजमेंट हो गया, फैमिली में इनका ऐसा कुछ, इनकी बातचीत हो गई। राइट, कैन यू टेल मी कॉन्ट्रैक्ट किसमें हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज बताओ, मिस्टर ए और मिस्टर बी, ये कौन है? कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज है। पार्टीज मतलब जिसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, ए एंड बी। ठीक है, मदर ने कॉन्ट्रैक्ट किया है क्या? नहीं, तो मदर क्या हो जाएगी? मदर क्या हो जाएगी? मदर इज स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अभी सपोज इमेजिन करो 2-3 महीने पेमेंट दिया 40,000 का मदर को, फिर उसके बाद में दोनों ने पेमेंट बंद कर दिया। अगर दोनों ने पेमेंट बंद कर दिया बच्चों, तो यहां पे क्या मदर मिस्टर ए या मिस्टर बी में से किसी को स्यू कर सकती है? आंसर इज यस, बिकॉज शी इज बेनिफिशियरी टू द कॉन्ट्रैक्ट। बेनिफिशियरी का मतलब क्या होता है? वो पर्सन जिसको कॉन्ट्रैक्ट में फायदा मिल रहा है। ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट ए और बी ने किसके फायदे के लिए किया है? मदर के। ठीक है, सपोज दोनों का कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के लिए हुआ था, तो 1 साल तक मदर को पेमेंट करना चाहिए। बीच में से अगर कोई भी रोक देता है पेमेंट को, तो मदर स्यू कर सकती है ए और बी में से किसी को भी, बिकॉज वो भले ही कॉन्ट्रैक्ट का पार्टिसिपेट उसने नहीं किया मदर ने, बट शी इज बेनिफिशियरी। तो बेनिफिशियरी को लॉ राइट दे रहा है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी भी नहीं है तो भी वो स्यू कर सकती है। जनरल रूल बताओ, स्ट्रेंजर कैन नॉट स्यू, एक्सेप्शन में स्ट्रेंजर स्यू कर सकता है। सही है, तो अगर मदर बिल्कुल यहां पे दोनों में से किसी को भी स्यू कर सकती है, बिकॉज ये दोनों भी एक्सेप्शन में कर रहा है। ये कौन से एक्सेप्शन में आ रहा है? बेनिफिशियरी भी है और ये फैमिली सेटलमेंट का मामला भी है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, सोचो ये दोनों ही पॉइंट्स में स्ट्रेंजर स्यू कर रहा है, बराबर। ठीक है, थर्ड यहां एक और एक्सेप्शन लिखा है, इन केस ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स। अंडरस्टैंड क्या बता रहा हूं? ठीक है बच्चों, ये अभी जो एग्जाम्पल डिस्कस करो ना, ऐसा ही एग्जाम्पल है ना, एक एग्जाम में आएगा। ओके, क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ओके, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो सकता है? सपोज इमेजिन करो कि यहां पे 3 लोग लिख रहा हूं, हस्बैंड, वाइफ और फादर इन लॉ। ठीक है, बेसिकली ये वाइफ का फादर है, फादर इन लॉ किसके एंगल से? हस्बैंड के एंगल से। ओके बच्चों, यहां पे ना ये फादर इन लॉ का मतलब बेसिकली ये मिस्टर ए, मिसेस ए। ठीक है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? मिसेस एज फादर। सही है ना, थोड़ा क्लैरिफाई करो इस चीज को, ध्यान से सुनना। ये मिसेस ए का जो फादर है, इसके बीच में और मिस्टर ए के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है कि अगर इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, किन के बीच में झगड़ा हो गया? हस्बैंड और वाइफ के बीच में अगर झगड़ा हो गया और झगड़े के चक्कर में दोनों भी अलग रह रहे हैं, इसको बोलते हैं लिविंग अपार्ट। क्या बोलते हैं? लिविंग अपार्ट। किसके बीच में झगड़ा हुआ था? मिस्टर ए और मिसेस ए के बीच में झगड़ा हो गया। तो ये जो बेसिकली जो फादर है ना, इसको फिक्र हो रही है इसकी बच्ची की। ठीक है, तो फादर क्या बोलते हैं मिस्टर ए को कि अगर दोनों में झगड़ा हो गया और वो झगड़े के चक्कर में अलग रहना पड़ रहा है, किसको अलग रहना पड़ रहा है? मिसेस ए को। तो यहां पे मिसेस ए को लिविंग एक्सपेंसेस मिस्टर ए पे करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम्पल? फिर से बता रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ? मिस्टर ए और मिसेस ए का फादर, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, बराबर है। ठीक है, बेसिकली यहां पे इन दोनों के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ? अगर कल को झगड़ा हुआ दोनों में और दोनों अलग रहते हैं, तो मिस्टर ए यहां पे मिसेस ए को पेमेंट करेगा, लिविंग एक्सपेंसेस देगा 50,000 हर महीने का। ये किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट चला था? मिस्टर ए और
मिसेस ए के फादर के बीच में, राइट बच्चों? अभी आप लोग बता सकते हो कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज बताओ जल्दी से। मिस्टर ए एंड मिसेस ए का फादर, ठीक है, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो, ये कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज है। अगर सच में झगड़ा हो गया और दोनों अलग रहते हैं तो किसको पेमेंट करना चाहिए? 50,000। मिस्टर ए को मिसेस ए को 50,000 देना चाहिए। बट अगर मिस्टर ए 50,000 देने से मना करता है तो क्वेश्चन ये रेज होता है, कैन मिसेस ए sue मिस्टर ए इन कोर्ट ऑफ लॉ? आया ना? क्यों? स्ट्रेंजर है ना यार, तो बेनिफिशियरी भी है प्लस यहां पे ये इसमें भी आएगा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है बच्चों? जनरली क्या होता है बताएं, शादी के केसेस में ऐसे कुछ कंडीशंस लगा सकता है लड़की के बाप। जैसे कि यहां पे क्या कंडीशन लगा है कि अगर मेरी बेटी से तूने झगड़ा किया और अलग हो गया तो उसको लिविंग एक्सपेंसेस तू पे करेगा, जैसे यहां कंडीशन रखा है, सही है, ठीक है? तो ऐसे अगर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो बहुत सिंपली यहां पे मिसेस ए sue कर सकती है मिस्टर ए को फॉर लिविंग एक्सपेंसेस। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यहां पे तो दो तीन एक्सेप्शन साथ में आ रहे हैं। कौन से दो एक्सेप्शन है यहां पे? एक तो बेनिफिशियरी का भी आ गया और दूसरा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट का भी आ गया। बेनिफिशियरी कौन एग्जाम्पल है? मिसेस है, क्योंकि उसको कॉन्ट्रैक्ट जो है ए और मिसेस ए के फादर के बीच में जो है उसमें फायदा मिसेस ए को मिल रहा है। गेटिंग द पॉइंट? इज इट इजी? तीन एक्सेप्शंस बताएं। जनरल रूल क्या है? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट sue, उसका एक्सेप्शन बोल रहे हैं। कितने बताएं? तीन। पहला कौन सा था? बेनिफिशियरी के केस में बेनिफिशियरी sue कर सकता है। सेकंड, फैमिली सेटलमेंट का मैटर, मदर sue कर सकती है दोनों लड़कों को। और तीसरा, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट का मिसेस ए कैन sue मिस्टर ए, अगर कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है तो भी वो sue करेगी, ठीक है, राइट? नेक्स्ट क्या लिखा है बताओ? नेक्स्ट इज असाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों असाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट का आपको एक सिंपल एग्जाम्पल बता रहा हूं, ठीक है? नाउ अंडरस्टैंड। देखो यहां क्या हो रहा है, मिस्टर ए नाम का एक पर्सन है, ओके? इसने क्या किया? इसने मिस्टर बी नाम के एक पर्सन को सामान बेचा। मिस्टर बी कस्टमर है, ठीक है, और सामान बेचा इसने और मिस्टर बी से 10 लाख रुपए आना बाकी है। कितना आना बाकी है? 10 लाख, ठीक है ना? प्लीज अंडरस्टैंड, अगर ए ने बी को सामान बेचा और 10 लाख आना बाकी है तो ना अकाउंट्स में इसको बी को क्या बोलेंगे और ए को क्या बोलेंगे? जिससे मेरे को पैसा आना बाकी है उसको क्या बोलते हैं? डेटर। और ए कौन बन गया? क्रेडिटर। ए को पैसा आना बाकी है ना, ठीक है? कैन वी से ए के बैलेंस शीट में बी एसेट साइड दिखेगा? डेटर है, ठीक है, 10 लाख आना बाकी, राइट? कुछ दिनों के बाद ए बेचारा इंसॉल्वेंट हो गया। क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। बच्चों अगर आपको प्रोसीजर याद है तो प्लीज बताओ ना यार, जो भी पर्सन इंसॉल्वेंट होता है उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कौन करता है? कोर्ट ऑफ लॉ। तो कोर्ट जो है ना ए को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करेगी। जनरली जब भी कोई पर्सन इंसॉल्वेंट होता है तो उसके एसेट्स को बेचते हैं और एसेट्स बेच के लाइबिलिटीज को पे करते हैं। ये पूरा काम मिस्टर ए नहीं करेगा, लिक्विडेटर करता है, ठीक है? कोर्ट एक एक्सपर्ट को अपॉइंट करती है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑफिशियल लिक्विडेटर। क्या बोलते हैं? ऑफिशियल लिक्विडेटर, या फिर इसको ऑफिशियल अजाइनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑफिशियल अजाइनी। अभी एक क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करो फटाफट। अगर ए इंसॉल्वेंट हो गया तो पूरे एसेट्स बेचने का काम ए को क्यों नहीं बोल रहे? ए पूरे एसेट्स बेच के लाइबिलिटी को चुका देगा ना। ए को एसेट बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी उसका नहीं है क्योंकि अब वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए 10 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, उसमें से कैपेसिटी वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा। याद है क्या? किसका किसका कैपेसिटी नहीं होता है? माइनर का, अनसंग माइंड वाले लोगों का, और जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई किया है उसमें इंसॉल्वेंट आता है। याद है सबको? बताओ जल्दी से। मिस्टर अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके एसेट्स बेचने का कार्यक्रम कौन करेगा? ऑफिशियल लिक्विडेटर, राइट? सपोज इमेजिन करो अपने एग्जाम्पल में मिस्टर ओ इज द ऑफिशियल लिक्विडेटर, ठीक है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो। इधर ध्यान दो सभी लोग, क्या बता रहे हो सुनो। बच्चों अगर ओ ऑफिशियल लिक्विडेटर है तो ओ का काम क्या है? पूरे एसेट्स बेचो, जो पैसा आएगा उससे लायबिलिटीज को चुकाओ, ठीक है? अभी एसेट्स जब बेचने जाएगा तो ये देखेगा कि किसी से 10 लाख रुपए आना बाकी है। किससे आना बाकी है? बी से। तो ओ जाता है बी के पास, बोलता है अरे तेरा है ना 10 लाख का पेमेंट बाकी है, तो 10 लाख का पेमेंट मेरे को दे दे। ओ
जैसे ही पैसे मांग रहा है बी से, बी मना कर रहा है ये बोल के, तू कौन होता है मेरे से पैसे मांगने वाला, मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो ए के साथ हुआ है, यू आर स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट। सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? गलत क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एक्सेप्शन में आता है। कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज कौन है बताओ? कॉन्ट्रैक्ट तो ए और बी के बीच में है, तो ओ कौन है? स्ट्रेंजर है। ठीक है, जनरल रूल, स्ट्रेंजर स्यू कर सकता है क्या? नहीं, बट ये एक्सेप्शन है भाई, ओ बिल्कुल स्यू करेगा बी को, क्योंकि ओ को लॉ ने राइट दिया ये सब करने का। समझ में आया? ठीक है, तो असाइनमेंट के केस में भी ये पॉसिबल है कि जो ऑफिशियल असाइनी है वो पैसा रिकवर करने के लिए स्यू करेगा कुछ लोगों को जिनके साथ उसने कॉन्टेक्ट किया भी नहीं है। गेटिंग दी पॉइंट? पक्का? अभी तक कितने केसेस बताए? 4। फर्स्ट क्या था? बेनिफिशियरी स्यू कर सकता है, फैमिली सेटलमेंट में जो पर्सन को बेनिफिट मिल रहा है वो भी स्यू कर सकता है, मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट्स में जो बेनिफिट ले रहा है वो भी स्यू कर सकता है, और असाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में ऑफिशियल असाइनी भी स्यू कर सकता है। गेटिंग दी पॉइंट? इजी है, राइट। नेक्स्ट यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट लिखा है, एस्टॉपल। क्या लिखा है? एस्टॉपल। ठीक है, एस्टॉपल का कॉन्सेप्ट आपको याद है बच्चों? एस्टॉपल का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है यार। एस्टॉपल का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर किसी पर्सन ने अपने बिहेवियर से किसी को एक इनडायरेक्ट मैसेज दिया है तो वो पर्सन उस मैसेज से रिफ्रेन नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता, उसको लॉ रोकेगा। रोकने को बोलते हैं टू स्टॉप। टू स्टॉप से आता है स्टॉपल। ठीक है, मैं अभी आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं तो आपको स्टॉपल का कॉन्सेप्ट ढंग से यहां पे कैसे अप्लाई करना है वो समझ में आएगा। राइट, एवरीवन प्लीज अंडरस्टैंड। एक्चुअली सेल ऑफ गुड्स एक्ट का एग्जांपल ही है, बट आपको ये समझ रहेगा। देखो, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का एग्जांपल जानबूझ के दे रहा हूं क्योंकि आगे आपको वो सेम पॉइंट बताना रहेगा, अभी बता रहा हूं। ओके, सपोज इमेजिन करो कि फादर जो है ना बच्चों, ही इज ओनर ऑफ अ कार। गाड़ी का मालिक कौन है? फादर। ठीक है, अभी बच्चों सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ऐसा एक पॉइंट है कि जो पर्सन कोई एसेट का ओनर होता है वही ओनरशिप को ट्रांसफर कर सकता है। अगर आपको ये पॉइंट याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, प्लीज बोलो आपने कभी सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा है तो उसमें ऐसा पॉइंट सीखा है क्या? ओनर ही ओनरशिप को ट्रांसफर करेगा। अगर मैं ओनर हूं कोई चीज का तो मैं ही वो चीज को बेचूंगा। ठीक है, बताओ, ये फोन, अगर मैं इस फोन का ओनर हूं तो इस फोन को कौन बेचना चाहिए? नहीं बेचना चाहिए। ठीक है, इमेजिन करो सपोज अतुल सर ने मेरा फोन बेच दिया दिनेश सर को। मैं क्लास में आपको पढ़ा रहा हूं, उन्होंने बेच भी दिया मेरा फोन, चलेगा? भाई वो ओनर ही नहीं तो ओनरशिप ट्रांसफर कैसे करेंगे? ठीक है, राइट। इसके लिए बच्चों रूल क्या है, कोई बताएगा रूल का नाम? रूल का नाम सेल ऑफ गुड्स एक्ट अगर आपने पढ़ा है तो ऐसा कुछ सीखा है क्या? नेमो डाक कोड नॉन हैबिट, वन कैन नॉट गिव व्हाट वन डज नॉट हैव। याद आ रहा है? याद आना चाहिए, एग्जाम है अपनी। याद नहीं आ रहा है मतलब रिवीजन करने की बहुत जरूरत है। ठीक है, अंडरस्टैंड। चलो आ जाओ। अपने इस एग्जाम में फादर कौन है? ओनर है कार का। ठीक है बच्चों, अगर गाड़ी का मालिक फादर है तो गाड़ी को बेचना कौन चाहिए? फादर ने बेचना चाहिए। बट ना बच्चों, इसका है ना एक नालायक लड़का है। इसने क्या किया, ये लड़के ने किसी बायर को ये गाड़ी बेच दी। ठीक है, और ये लड़का जो गाड़ी बेच रहा है ना बायर को, ये सब फादर के सामने कर रहा है। यहीं पे फादर खड़ा हुआ है और उसके सामने लड़के ने क्या किया, गाड़ी बेच दिया बायर को। ठीक है, और गाड़ी उसने खरीद भी लिया और उसने पेमेंट भी कर दिया लड़के को। बच्चों ये सब कुछ किसके सामने आ रहा है? फादर के सामने आ रहा है। बताओ ये सब कुछ एक्चुअली कौन बेचना चाहिए था? फादर। बट फादर ने नहीं बेचा, कौन बेच रहा है? सन। अगर सन ने फादर के सामने किया है बच्चों और फादर ने कुछ भी नहीं बोला है, इसका मीनिंग क्या निकालोगे? कि फादर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फादर को कुछ प्रॉब्लम रहता था तो अपोज करना चाहिए था। फादर ने कुछ नहीं बोला है मतलब इनडायरेक्टली वो एग्री कर रहा है। ठीक है, अभी क्या होता है, सपोज यहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सन ने गाड़ी भेज दिया, बाहर गाड़ी लेके चला गया। अब फादर को गुस्सा आता है, फादर एक खींच के थप्पड़ मारता है सन को, बोलते तूने मेरी गाड़ी कैसे बेची? ये बिहेवियर सही है गलत है? गलत है। लॉ रोकेगा फादर को ऐसा करने से। क्यों भाई? प्रॉब्लम था तो पहले क्यों नहीं बोला? अब तो नहीं बोल सकता है। क्यों? बिकॉज यू आर नाउ स्टॉप्ड बाय डूइंग दिस बाय लॉ। क्यों? क्योंकि स्टॉपिंग का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो फादर ने इनडायरेक्टली जो मैसेज दिया, अब फादर उस चीज को मना नहीं कर सकते।
दिस इज कॉल्ड एज एस्ट्रोपल। सही है, ठीक है बच्चों। एस्ट्रोपल का कॉन्सेप्ट हर जगह आने वाला है। मैंने अभी आपको जो बताया सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी सेम ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड, मैं अभी आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। ए नाम का एक पर्सन है, ठीक है, ये बी नाम के एक पर्सन को 10,000 रुपीज दे रहा है। कितने दिया? 10,000 रुपए। ए बी को 10,000 रुपए देके बोलता है कि ये पेमेंट तो प्लीज सी को लेके जाके दे। किसको करना है? सी को। 10,000 ए ने बी को दिया तो ये बी के नहीं हो गए। ए ने क्लियर इंस्ट्रक्शन क्या दिया? दिस मस्ट बी पेड टू सी, मस्ट बी पेड टू सी। ए बी को 10,000 दे रहा है और बोल रहा है जाके सी को 10,000 रुपए दे दे, ठीक है। अच्छा, बी सी के पास जाता है और उसको बोलता है अरे तेरे 10,000 रुपए मेरे पास ही है, जब तेरी मर्जी होगी तब मेरे से मांग लेना, मैं तेरे को दे दूंगा। वापस ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है। बी सी को क्या बोलता है कि मेरे पास तेरे 10,000 रुपए आ गए हैं, जब भी तेरी मर्जी है तब मेरे से मांग लेना, मैं तेरे को 10,000 रुपीज दे दूंगा, ठीक है बच्चों। अगर ये बोलने के बाद में बी ने मना कर दिया पेमेंट करने से, तो क्या सी बी को सी कर सकता है? हाँ या ना? अभी बताओ, कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली ओरिजिनली किसके बीच में होता? ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता। सी कौन है? स्ट्रेंजर। बताओ क्या सी बी को सी कर सकता है? बिल्कुल हाँ। क्यों? क्योंकि बोलने का तब तो करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी नहीं करेगा तो एस्ट्रोपल वाला रूल आ जाएगा। अगर आप कुछ बोल रहे हो किसी को तो आपको वो पॉइंट एक्सेप्ट करना जरूरी है। या तो आपने कुछ बोला है या तो इनडायरेक्टली कुछ मैसेज दिया है, तो आपको पॉइंट ओबे करना पड़ेगा। अगर आप नहीं मानते हो तो एस्ट्रोपल वाला रूल आ जाएगा, लॉ आपको रोकेगा ऐसा करने से, ठीक है। कोई बताएगा यहां पे बी ने सी को डायरेक्टली बोला है एक्सप्रेसली, ठीक है। अपने वाले एग्जाम्पल में जो मैंने आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट वाला एग्जाम्पल बताया था, लड़के ने गाड़ी बेची फादर के सामने, फादर ने कुछ बोला है क्या? नहीं, वो इनडायरेक्टली इंप्लाइड है कि फादर को प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे इसने क्लियर बोला है बी ने तो सी को कि भाई मैं तेरा पैसा दे दूंगा, ये बोलने का तो देना ही चाहिए, नहीं है तो सी बी को सी करेगा, ठीक है। जल्दी बोलो वापस, पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कौन है? ए एंड बी। फिर स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट सी। जनरल रूल सी सी कर सकते हैं क्या जनरल रूल के हिसाब से? नहीं, वो स्ट्रेंजर है। बट हम लोग किस में आ रहे हैं? एक्सेप्शन में। एक्सेप्शन के हिसाब से सी डेफिनेटली बी को सी करेगा। अभी तक कितने एक्सेप्शंस बताए? 5। कौन से? फर्स्ट कौन सा था? बेनिफिशियरी का केस, फैमिली सेटलमेंट का केस, मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट्स, असाइनमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स, और अभी क्या होता है? एस्ट्रोपल या एक्नॉलेजमेंट। सही है, ठीक है। लास्ट के 2 पॉइंट्स बचे, बहुत इजी है। कन्वीनिएंट रनिंग विथ लैंड, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे ज्यादा बार ये 7 पॉइंट्स में से अगर कोई पॉइंट पे केस स्टडी वाले क्वेश्चंस आए हैं तो 6 नंबर के पॉइंट पे है, ठीक है। आपको जो भी बताया ना एकदम ध्यान से सुनना, बिकॉज आपको ना बाद में रियलाइज होगा एग्जाम में क्वेश्चन आने के बाद, अरे सर ने बोला था रिवीजन के टाइम पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 7 में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, 6 नंबर का। क्या लिखा है? कन्वीनिएंट रनिंग विद द लैंड। अभी इसका एग्जाम्पल मैं आपको जो बोल रहा हूं ना, पहले वो समझ लो अच्छे से, ठीक है। इजी एग्जाम्पल है। और बच्चों ये जो एग्जाम्पल अभी डिस्कस कर रहा है ना, ऐसे टाइप का एग्जाम्पल आपको एग्जाम में आएगा, देख लेना, ठीक है। तो ध्यान से सुनो मैं आपको जो भी बोल रहा हूं, राइट। सपोज इमेजिन करो मिस्टर ए ही इज द सेलर, मिस्टर बी ही इज द बायर। सेलर ने बायर को सपोज प्लॉट ऑफ लैंड सेल किया, सेलर ने बायर को प्लॉट ऑफ लैंड सेल किया फॉर ₹50 लाख, ठीक है। ए ने बी को क्या किया? अपनी जगह बेची, 50 लाख रुपए उसने अमाउंट डिसाइड किया, राइट। कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में हो गया, सही है ना। अच्छा, प्रॉब्लम क्या था बताए? वो जो जगह सेल की ना ए ने बी को, उस जगह पे बहुत सारे इश्यूज थे, ठीक है। उस जगह पे थोड़ा पीछे के साइड बहुत झोपड़पट्टी थी। अभी बी को इसमें प्रॉब्लम है। बच्चों जनरली क्या होता है बताए? अगर आप ऐसी कोई जगह खरीद रहे हो जहां पे ऑलरेडी कुछ लोग रह रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको वहां पे कुछ भी बनाने में, ठीक है। तो बच्चों ये देख लो, ए और बी जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बी ने पहले ही एक पॉइंट उसमें बोल दिया कि जो स्लम्स है, स्लम्स मतलब झोपड़पट्टी, उसको आप रिमूव करो तो ही मैं खरीदूंगा, ठीक है। मतलब ये किसकी जिम्मेदारी होगी स्लम्स को रिमूव करने की? एक ही, ऑब्वियसली सेलर की जिम्मेदारी होगी वो, ठीक है। बायर ने जमीन को खरीदने के पहले ऑलरेडी एक पॉइंट इंसर्ट कर दिया था कॉन्ट्रैक्ट में कि मेरे को है ना ये झोपड़पट्टी हटा के ये सेल करो आप,
तो ही मैं 50 लग दूंगा, बराबर। अभी बच्चों यहां अभी थोड़ा सोचना और बताना आप लोग, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्या? है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन हो गया। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं करता सेलर तो बायर खरीदेगा ही नहीं, बराबर ना। सेलर ने यहां पे रिमूव करना जरूरी हो गया, क्योंकि बायर ने पहले ही बोल दिया कि भाई मेरे को झोपड़पट्टी नहीं चाहिए, मेरे को टेंशन नहीं चाहिए। सही है ना, अंडरस्टैंड। अब इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, अचानक से सपोज अगर मैं बोलूं सेलर का हो गया डेथ, किसका डेथ हो गया? सेलर का। और सेलर के डेथ के बाद में अगर इसकी जगह अब इसका लड़का प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, क्या कर रहा है? इनहेरिट मतलब बच्चों इंडिया में लॉज ऐसे ही है, अगर कोई फादर का डेथ हो गया तो उसके नेक्स्ट जनरेशन को जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको प्रॉपर्टी मिलती है, ठीक है। तो फादर की प्रॉपर्टी किसको मिल गई? सन को, ठीक है। अब एक क्वेश्चन का आंसर करो, क्या अब ये जो कंडीशन फादर ने एग्री किया था, सेम कंडीशन सन को भी एग्री करना पड़ेगा? यस। अभी सन क्या बोल रहे पता है मिस्टर बी को? वो झोपड़पट्टी की बात आपकी मेरे साथ नहीं हुई है, वो फादर के साथ हुई है, वो वहीं पे खत्म हो गया। मैं झोपड़पट्टी वगैरह कुछ हटाऊंगा नहीं, ठीक है। ऐसा कौन बोल रहा है? सन बोल रहा है। बताओ अगर सन ऐसा बोलता है तो क्या बी सन को स्यू कर सकता है? यस। अगर वहां पे कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी भी नहीं ना तो भी स्यू कर सकता है वो। क्यों? बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो जमीन से जुड़ रहा है। एक चीज प्लीज नोट करो, जमीन से जुड़े हुए जो भी मैटर्स होते हैं ना वो अगले जनरेशन तक भी खींचे जाते हैं। अगर पहले के जनरेशन ने नहीं किया तो अगले जनरेशन को करना पड़ेगा। जैसे कि फादर ने प्रॉमिस किया था कि वो झोपड़पट्टी हटाएगा, अगर वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं होता है तो सन को प्रॉमिस फुलफिल करना पड़ेगा। सही है। तो बच्चों इसका मीनिंग क्या है? बी कैन स्यू दी सन, अगर सन मना करता है तो। जनरल रूल बताओ, स्ट्रेंजर है वो तो स्यू कैसे करेगा, बट यहां पे वो स्यू करेगा। उसको समझ में आया क्या? ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है बच्चों। इस पॉइंट पे आपको थोड़ा बहुत चेंज करके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो आपके अटेम्प्ट में भी इस पे क्वेश्चन आ सकता है। गेटिंग द पॉइंट? इज इट इजी? कितने पॉइंट्स बताएं? 6। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वाला अभी वाला डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? एजेंट। बच्चों एजेंट वाला पॉइंट तो बहुत ही इजी है यार, ठीक है। सुनो अच्छे से, प्रिंसिपल, एजेंट और कस्टमर, ठीक है। इमेजिन करो प्रिंसिपल जो है ना ये कोई दुकान का मालिक है, ओनर ऑफ ए शॉप, ठीक है। बच्चों सपोज कोई किराना दुकान है, किराना दुकान का मालिक जो होता है ना उसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल, ठीक है। सपोज मिस्टर पी इज द प्रिंसिपल, ओके। अगर आपने थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा, किराना दुकान पे ऐसा जरूरी नहीं है कि जो उसका मालिक है वही दिन भर बैठना चाहिए, ठीक है। हो सकता है ना वो कुछ काम के लिए बाहर गया तो वहां पे नौकर बैठे है ना। तो बच्चों अगर सपोज किराना दुकान को कोई दूसरा पर्सन संभाल रहा है उसको हम लोग एजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एजेंट। सपोज ए इज द एजेंट, ए कौन है? एजेंट, राइट। अच्छा अभी ना बच्चों अगर सपोज एजेंट ने कस्टमर, सपोज सी इज द कस्टमर, कस्टमर को कुछ सामान बेचा है, कैन यू टेल मी अगर एजेंट सामान बेच रहा है कस्टमर को तो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हो रहा है? सोच के बोलो बच्चों, अगर किराना दुकान पे जो एजेंट बैठा है उसने कुछ सामान दुकान का बेचा तो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हो रहा है? एजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है भाई, एजेंट तो रिप्रेजेंट प्रिंसिपल को कर रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है? प्रिंसिपल है कस्टमर, सही है, ठीक है। अच्छा एक सिंपल चीज का आंसर करो, नीचे ऑफिस में जो बैठे हैं हमारे स्टाफ वो अगर आपसे फीस ले रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट आपका किसके साथ है? बीसी के साथ हो, उनके साथ नहीं, वो तो हमारे लिए काम करे ना। समझ में आई के बाद? सो वेरी सिंपल थिंग यार, ठीक है। तो अगर कस्टमर ने दुकान से सामान खरीदा, एजेंट ने भले बेचा, बट एजेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रिंसिपल। तो जल्दी से बोलो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है? प्रिंसिपल एंड कस्टमर। तो एजेंट कौन है? स्ट्रेंजर है, एजेंट इज स्ट्रेंजर। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड बच्चों, अगर कस्टमर ने सामान खरीदा और उस सामान में कुछ डिफेक्ट निकला, कैन कस्टमर sue द एजेंट? यस। एक्चुअली वो प्रिंसिपल को तो sue कर ही सकता है बट वो एजेंट को भी sue कर सकता है इवन इफ एजेंट इज स्ट्रेंजर। सही है, ठीक है। अच्छा इसको उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा कैसे कर सकते हैं? सुनो, सपोज एजेंट ने कस्टमर को कुछ सामान बेचा, ठीक है,
और यहां पे सामान बेचने के बाद में कस्टमर से पैसा आना बाकी था। किससे पैसा आना बाकी है? कस्टमर से। ठीक है, अगर कस्टमर पेमेंट नहीं करता तो क्या प्रिंसिपल व्यू कर सकता है? बिल्कुल। ठीक है, तो बच्चों ये एजेंसी वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में भी यहां पे अपना जनरल रूल जो है ना उसका एक्सेप्शन लगाओ। एक्सेप्शन क्या है? स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू। सही है? ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल एंड इजी, राइट। कितने पॉइंट्स बताए मैंने आपको एक्सेप्शन के? 7। 6 नंबर वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से करके जाना, राइट। अभी बच्चों अपना ना एक और जनरल रूल बाकी है, मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में वो जनरल रूल बता रहा हूं। ठीक है, बैलेंस हम लोग उसका देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसको कवर करेंगे। अगला लेक्चर जो है ना वो कंसिडरेशन, उसको हम लोग खत्म करेंगे, राइट। चलो जनरल रूल नंबर 2। रुक जाओ, बुक्स बंद क्यों कर रहे हो? अरे ऐसा क्यों ना, मेरा लेक्चर हो गया। जनरल रूल नंबर 2 कोई बताएगा नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल बहुत सिंपल है यार, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों प्लीज बताओ, क्या कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जरूरी होता है? यस। क्यों जरूरी होता है? कॉन्ट्रैक्ट होने के जो कंडीशंस है ना उसमें कंसिडरेशन वाला पॉइंट भी लिखा है। ठीक है, अगर कंसिडरेशन मिसिंग है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, बराबर। ठीक है, जनरल रूल नंबर 2 क्या है बच्चों? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, राइट। इसका मीनिंग क्या है? अगर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है, कोई चीज फ्री में हो गई है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? अरे फ्री में हो गया मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। ठीक है, दिस इज ओनली जनरल रूल। इस रूल के बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग एक एक करके वो एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं, राइट। अभी सिंपल एग्जाम्पल बताओ, अगर ए ने बी को अपनी कार बेचा, ठीक है, और ये फ्री में बेचा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है क्या? क्यों नहीं है वैलिड? कंसिडरेशन नहीं है और फ्री में भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों यहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कोर्ट्स में एनफोर्स नहीं होते क्योंकि वैलिड ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, बराबर। इस रूल के बहुत सारे एक्सेप्शंस है। ठीक है, सबसे फर्स्ट एक्सेप्शन याद नहीं आ रहा तो पढ़ के बोलो, क्या लिखा है? राइट, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ठीक है, मैं जो भी बोल रहा हूं ना सभी लोग बहुत ध्यान से सुनना, ओके। बच्चों सपोज इमेजिन करो कि हस्बैंड ने वाइफ को कुछ गिफ्ट किया है। मिस्टर ए ने मिसेस ए को से कोई ज्वेलरी सेट गिफ्ट किया है। ये गिफ्ट करने का प्रॉमिस किया है। ठीक है, थोड़ा सा सोचो और बताओ अगर आपको पॉइंट्स याद आ रहे तो। अगर हस्बैंड ने वाइफ को बोला कि वो ज्वेलरी सेट उसको गिफ्ट करेगा, किया नहीं अभी तक, प्रॉमिस किया अभी तक सिर्फ। और अगर सपोज हस्बैंड ने ये प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया तो वाइफ क्या कर सकती है? वाइफ स्यू कर सकती है क्या हस्बैंड को? क्यों नहीं कर सकती? मेरे को ना 3 रीजन बताओ, चलो 2 बताओ रीजन। वाइफ हस्बैंड को स्यू क्यों नहीं कर सकती? कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हुआ। ठीक है, सेकंड रीजन राइटिंग रजिस्ट्रेशन नहीं है। ठीक है, ये भी पॉइंट है। थर्ड रीजन ये सोशल या डोमेस्टिक नेचर का कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या? बच्चों ऐसा पढ़ा है नहीं यार अपन ने, सोशल या डोमेस्टिक नेचर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना वहां पे वाइफ हस्बैंड को स्यू नहीं कर सकती है, या इंटेंशन नहीं है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का। ठीक है, ऐसे हंसी मजाक के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना उसको लॉ सीरियसली लेता ही नहीं है और कोर्ट में वाइफ जा नहीं सकती है। ठीक है, अब मैं आपको इसको चेंज करके पूछ रहा हूं, अब आंसर करना। हस्बैंड ने वाइफ को जैसे ही बोला कि ज्वेलरी सेट में गिफ्ट करूंगा तो वाइफ है ना 2-3 पॉइंट्स लेके आ गई। वाइफ बोल रही नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, आप है ना मेरे को लिख के दो राइटिंग में, और अपन जाते हैं रजिस्ट्रार के पास, उसको रजिस्टर करते प्रॉपर एग्रीमेंट बनाते हैं। ठीक है, वाइफ का सुन लिया हस्बैंड ने और उसने क्या किया, इसने ये पूरे पॉइंट को राइटिंग में लिख के दिया, प्लस इस चीज का रजिस्ट्रेशन भी इन्होंने जाके किया। ठीक है, बताओ राइटिंग में लिखा, रजिस्ट्रेशन भी किया, सब कुछ ढंग से हुआ है। अब अगर हस्बैंड ने ज्वेलरी सेट देने से मना कर दिया तो क्या वाइफ हस्बैंड को स्यू कर सकती है? हाँ या ना? बच्चों अगर यहां पे मैं एक और क्वेश्चन पूछूं, अगर आप हाँ बोल रहे हो, इसका आंसर यस बोल रहे हो, फिर कंसिडरेशन तो नहीं है यहां पे, वही एक्सेप्शन है यहां पे। ठीक है, अगर यहां पे हस्बैंड और वाइफ के केस में हस्बैंड ने प्यार से कुछ गिफ्ट किया है और इस चीज को राइटिंग और रजिस्ट्रेशन भी किया है ना, तो अब इनका कॉन्ट्रैक्ट सीरियस हो गया।
ठीक है, कोर्ट में अब वाइफ जा सकती है क्योंकि अपने पास एविडेंस भी है, प्लस ये घर का ऐसे टाइम पास वाला कॉन्टैक्ट नहीं है, सोशल और डोमेस्टिक नेचर का कॉन्टैक्ट नहीं है, ये सच में सीरियस है, इनका इरादा है एक दूसरे को कोर्ट में घसीटने का। ठीक है, तो ये सीरियस कॉन्टैक्ट को डेफिनेटली वाइफ जो है वो हस्बैंड को स्यू कर सकती है अगर हस्बैंड ने मना कर दिया तो। समझ में आया? राइट। सो बच्चों यहां पे जो फर्स्ट पॉइंट है ना, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या सुन लो, दो तीन कंडीशन है जो फुलफिल करना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन, नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। व्हाट इज मीनिंग ऑफ नेचुरल? नेचुरल मतलब रिलेटिव्स के बीच में ही अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये फर्स्ट वाला पॉइंट उसको कवर करता है। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को अगर कुछ गिफ्ट किया तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन में नहीं आएगा, अपने रिलेटिव्स को देना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हस्बैंड ने वाइफ को दिया, फादर ने सन को दिया, ठीक है, मदर ने डॉटर को दिया, ऐसा ना कुछ होता है तो ऐसे ही केसेस कवर कर रहा है। सेकेंड पॉइंट, लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। अगर सपोज गुस्से में हस्बैंड और वाइफ का झगड़ा हो गया, दोनों अलग रह रहे हैं, इसलिए हस्बैंड ने वाइफ को कोई चीज दे दी है, तो ये चीज यहां कवर नहीं होगी। झगड़ा वगड़ा नहीं चाहिए यार, पॉइंट का नाम देखो, पढ़ो क्या लिखा है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, हेट्रेड एंड क्वारल नहीं लिखा है। ठीक है, हाँ एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि हस्बैंड झगड़ा कर रहे हैं और हस्बैंड ने राइटिंग में लिख दिया कि वो कुछ देगा, तो ये वैलिड कॉन्टैक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन में कवर नहीं हो रहा है। एक्सेप्शन में अगर कवर होना है तो क्या चाहिए? लव एंड अफेक्शन चाहिए। ठीक है, और लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, राइटिंग और रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। सिर्फ राइटिंग में लिख के दिया उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, रजिस्टर भी करो। अगर राइटिंग में लिखा है, रजिस्ट्रेशन भी हुआ है और फिर भी अगर हस्बैंड ने वाइफ को नहीं दिया ये ज्वेलरी सेट गिफ्ट, तो वाइफ अब हस्बैंड को स्यू करेगी। सही है क्या? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया फर्स्ट एक्सेप्शन? बैलेंस एक्सेप्शन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। विल स्टॉप हियर।